अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ये रिकॉर्डिंग था, सही है भाई। अच्छा भाई, तो अगर असाइनमेंट की बात करें तो बना लिया था लास्ट। ठीक है, तो मैंने इतना ज्यादा कुछ नहीं लिखा था, मैंने बोल दिया था भाई क्लास में जो बताया उसको फॉलो करें बस। क्यों? इससे पहले ब्रेक कर दी थी सर। सर आपने वीडियो बंद कर दी थी? एंड में आपने बताया था ना ऐसे करना, वो वीडियो की ब्रेक हो गई। तो कह रहे बात देखें, एक पोयम का एक पेज बनाना था जिसमें आप फॉन्ट स्टाइल डाल देते। देखे अभी मैंने जो दिखाया बैठ के यहाँ पे, इन्होंने कितना अच्छा बनाया तब ने, और अहमद ने भी बना के शेयर किया भाई, उसका भी देखा होगा आपने। ठीक है, तो इस तरह का ही कुछ बनाना है, इस तरह का ही कुछ बना लें बस। थोड़ा सा आइडिया ले लिया करें खुद से भी कि भाई आपकी जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई तो शायद बहुत है। अच्छा, इसके अलावा ना अब सीएसएस थोड़ी हो जाएगी, अभी आज इंशाल्लाह काफ़ी हो जाएगी, तो उसके बाद अब जो है ना प्रॉपर असाइनमेंट्स मिलेंगे जिसमें आप एक कंप्लीट वेब पेज बनाया करेंगे। ठीक है भाई, तो बुक खोल लेते हैं हम जल्दी से। क्या नहीं चल रहा? नेट का क्या करना है भाई? बारिश के अपडेट्स देखोगे? ठीक है भाई, तो फोल्डर बना लेते हैं आज का। देखिए मैं स्क्रिप्ट डाल रहा था जावास्क्रिप्ट के लिए। अच्छा जी, तो लास्ट किस चैप्टर पे छोड़ा था हमने? चैप्टर नंबर 13 कवर कर लिया था, 14 स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आज जो है हमारी सीरीज हो जाएगी इंशाल्लाह ऐसा ही। चैप्टर नंबर 14 पे लिस्ट टेबल्स एंड फॉर्म्स। हाँ कर दिए। नहीं हुई तो नहीं हुई, कर तो दिए। हो रही है ना? अच्छा भाई, लिस्ट टेबल्स एंड फॉर्म, इसमें दो तीन चीजें हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है और बाकी कुछ चीजें ऐसी हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं भी हैं। स्पेसिफाइंग बुलेट पॉइंट्स स्टाइल, जो लिस्ट आप यूज करते हैं उसमें जो डिफॉल्ट जो स्टाइल आता है वो सर्कल टाइप आता है ना आपके पास। ठीक है भाई, तो इसके अलावा स्क्वायर आपने बनाना हो, इसको न्यूमेरिक लिस्ट बनाना हो, ठीक है, रोमन में बनाना हो, तो ये सारी चीजें सीएसएस में हमें मिल जाती है जिसको हम लिस्ट से कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। इसके अलावा एडिंग बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड टू टेबल्स, तो देखें ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, ये वही बॉर्डर और बैकग्राउंड है जो हमने पीछे देखा। जिस तरह हम दूसरे एलिमेंट्स पे दे रहे हैं सेम उस तरह टेबल पे भी दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ फॉर्म एलिमेंट्स, ठीक है भाई, फॉर्म एलिमेंट्स को किस तरह से स्टाइल देंगे तो वो इसमें बताएंगे। बहुत आसान चैप्टर है, इतना मुश्किल नहीं है। देखें, लिस्ट स्टाइल टाइप की एक प्रॉपर्टी है जो हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भाई, जैसे कि हमारे पास एक यूएल है और इसमें कोई लिस्ट हमने बनाई हुई है, मिसाल के तौर पे एक नेविगेशन बार कुछ बना देता हूं मैं। वालेकुम सलाम। पानी ज्यादा था क्या? अच्छा, चलें, फिर भी आप लोग आए, शुक्रिया करूं मैं आप सबका। अच्छा भाई, ये लिस्ट हमारे पास आ गई है और इसमें जो डिफॉल्ट जो आ रहा है वो डिक्स स्टाइल आ रहा है। अच्छा, अब इसके स्टाइल को अगर हमें अपडेट करना हो, अभी मैंने क्लास वगैरह कुछ भी नहीं दी, डायरेक्टली मैं टाइप सेलेक्टर से टारगेट कर रहा हूँ और प्रॉपर्टी क्या है, लिस्ट स्टाइल टाइप। तो आप इसमें देखें इतने सारे आते हैं, सर्कल आता है, डेसिमल आता है, सर्कल में इसको दूंगा तो इसका स्टाइल कुछ इस तरह हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह स्क्वायर भी होगा।
ठीक है, स्क्वायर दूंगा तो इसका स्टाइल ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे पूरी लिस्ट दी हुई है इन्होंने। अच्छा, इसको आप नन कर देंगे तो ये जो स्टाइल है खत्म ही हो जाएगा, कुछ नजर नहीं आएगा। ठीक है, बुलेट पे डिस्क जो है वो डिफॉल्ट होता है जो शुरू में आता है, और CSS में इसकी प्रॉपर्टी भी डिस्क के नाम से वैल्यू। इसके अलावा सर्कल है, स्क्वायर है, डेसिमल में 1 2 3 आ जाएगा, जो कि ऑर्डर लिस्ट आप इस्तेमाल करते हैं। आपने अनऑर्डर की हुई हो यूएल से और आप चाहते हो यार मैं इसको ऑर्डर बना दूं, ये है तो अनऑर्डर, इसको ऑर्डर बना दूं, तो आप CSS में आके लिस्ट स्टाइल टाइप डेसिमल कर दें तो वो ऑर्डर बन जाएगी। अच्छा, इसके अलावा डेसिमल लीडिंग 0, ये भी एक प्रॉपर वैल्यू है। ये क्या करती है 0 1 0 2 0 3 इस तरह शुरू करती है, और 10 के बाद फिर दोबारा से सेम नंबर शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा लोअर अल्फा ABC इस तरह शुरू करती है लिस्ट। अपर अल्फा जो है वो कैपिटल अल्फाबेट्स में लिस्ट बनाती है, देखें। ठीक है, इस तरह मैं इसको बोल दूं भाई कि इसको आप बना दो अपर अल्फा में, तो देखें जितनी बड़ी भी आप लिस्ट बनाएंगे तो ये अल्फाबेट्स चलेंगे। ठीक है भाई। अच्छा, वैसे तो लिस्ट इतनी ज्यादा बड़ी नहीं होगी कि सारे खत्म हो जाएं, और खत्म भी हो जाए तो ये कुछ ना कुछ लगाएगा, A1 A2 इस तरह कुछ लगाएगा आगे ना। अच्छा जी, लोअर रोमन में रोमन आपके पास आ जाएगा, अपर रोमन में अपर रोमन आपके पास आ जाएगा। तो ये सारे इसके कुछ स्टाइल हैं जो हम लिस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो इतना ज्यादा यूज केस नहीं है इसका कहीं पर कि बार बार हम यूज करें। बहुत रेयर है कि कहीं पे ऐसी चीज हम बना रहे हो जहाँ पे लिस्ट को इस तरह का स्टाइल देने की जरूरत पड़ जाए, रोमन वगैरह या अल्फाबेट्स में उसको देना पड़ जाए इस टाइप। अच्छा, इमेजेस फॉर बुलेट्स, जिस तरह बॉर्डर इमेज मैंने कहा था काफी ओल्ड हो चुका है और उस साइज की इमेज बनाना बड़ा मुश्किल है, तो इसी तरह लिस्ट स्टाइल इमेज में भी आपको ना बिल्कुल छोटी सी एक इमेज डिजाइन करनी होती है जो बुलेट के साइज की हो ना, तो वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं लिस्ट स्टाइल इमेज में। अगर हम कोई बड़ी इमेज लगाएंगे ना तो वो यहाँ पे हमें शो नहीं होगी, फिर बड़ा मसला करेगी वो। इसको लगा के भी देख लेते हैं हम कि इमेज शो हो रही है या नहीं। लिस्ट स्टाइल इमेज इसकी प्रॉपर्टी का नाम है। CSS में कभी भी इमेज देना तो इसका एक तरीका है, आप URL देते हैं उसके आगे, और URL में दे देते हैं उस इमेज का पाथ। जिस तरह हमने फॉन्ट फेस में URL दिया था, URL के अंदर हमने क्या दिया था, फॉन्ट का पाथ। तो इसी तरीके से जहां कहीं भी फाइल की बात हो CSS में, जो फाइल हम उठा रहे हो, चाहे वो इमेज हो, वीडियो हो या फॉन्ट हो, ठीक है, तो हम उसको URL के अंदर उसका पाथ देंगे। वैल्यू में लिखेंगे URL और उसमें URL के अंदर उसका पाथ दे देंगे। तो अगर मैं कोई इमेज ढूंढूं, ये क्या आ गया, स्टार लिख देते हैं, डाउनलोड करके देंगे भाई, डाउनलोड करके देंगे, वो गुड प्रैक्टिस है। अगर आपको बैकग्राउंड इमेज लगानी पड़ती है ना, उसके लिए प्रैक्टिस ये है कि आप URL में देते हैं इमेज CSS के ऊपर, इनलाइन नहीं करते, एक्सटर्नली यूज करते हैं, इशू नहीं होता। अच्छा जी, नहीं होता ना, तो आप अपने सर्वर पे अपलोड करें, और वैसे भी दे सकते हैं लोकली भी, कोई मसला नहीं है, आप लोकल भी दे सकते हैं। और URL में इस वजह से देते हैं कि आपके पास वो एक इमेज, अच्छा काफी इमेजेस ऐसी होती हैं जो हम जो है ना अपनी वेबसाइट पे नहीं, अपने सर्वर एक खरीदा हुआ होता है उस पर सेव करते हैं। ठीक है, तो हम सारी पिक्चर्स अपने सर्वर पे डाल देते हैं और फिर उसके URL दे देते हैं। अब हमें पता वो हमारा सर्वर है, वहां से कहीं भी डिलीट नहीं होंगे, हमारा अपना पर्सनल है वो। ठीक है, तो वेबसाइट जब चलेगी तो इंटरनेट से चलेगी, तो जाहिर सी बात है इंटरनेट होगा तो वेबसाइट नजर आएगी, तो इंटरनेट का ही मसला नहीं है। पर दूसरे URL इस वजह से नहीं देते कि अगर गूगल से हमने उठाई किसी URL से फिर वहां से डिलीट हो गई तो फिर वो इमेज नहीं चलेगी हमारे पास। बाकी दोनों सेम चीजें हैं कि आप डाउनलोड करके दे दें या फिर आप URL अपने सर्वर पर अपलोड करके उसका URL दे दें। अब जैसे सैलानी की जो वेबसाइट है ना, इसकी भी एक सर्वर है हमारा, वहां पे सारी अपलोड हुई हुई है, फिर वहां से इसका URL दिया हुआ है सारी इमेजेस का। ठीक है भाई, तो इस तरह आप दोनों तरीके कर सकते हैं। तो देखें इमेज जो है ना, मैं काम ये कर रहा हूँ, यहाँ से साइज में जाके सबसे छोटा हमें उठाना होगा, तो इसको आइकन साइज में अगर मैं उठाऊँ ना तो ये भी इस लिस्ट स्टाइल बुलेट के लिए ना बहुत बड़ा हो जाएगा और ट्रांसपेरेंट भी है। तो इसको मैं करता हूँ कॉपी इमेज एड्रेस, या फिर डाउनलोड आप कर लेंगे और फिर वो यहाँ आके आप दे देंगे। ठीक है, देखें अभी कितना बड़ा हो गया, तो जिस वजह से नजर नहीं आ रहा है, देख रहे हैं।
तो इसकी ना बिल्कुल ही छोटी सी इमेज चाहिए आपको जो इस पे लगती है, लेकिन ये बहुत ही रेयर है। कभी मैंने तो आज तक यूज नहीं किया अपनी लाइफ, कभी 6 सालों में। ठीक है, तो इससे कभी इस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर इस तरह का हमें कुछ बनाना हो ना कि जिसमें स्टार आ रहे हो फिर सामने टेक्स्ट आ रहा हो, तो फिर हम क्या करते हैं, इसको कस्टम बनाते हैं बगैर लिस्ट के। कैसे कि भाई छोटी सी इमेज ले ली स्टार की, उसका साइज हमने CSS में जाके अपनी मर्जी से रख दिया, 5px रख दिया, बिल्कुल छोटी हो जाएगी। और ज्यादा छोटी है 2px रख दिया तो इमेज तो बिल्कुल ही छोटी हो जाएगी। तो इस तरह उनको यहाँ पे रख के और फिर दोनों को इनलाइन ब्लॉक करके दोनों को एक लाइन में लाके इस तरह से अपनी कस्टम हम लिस्ट बना देते हैं इस काम के लिए। तो वरना इसका साइज भी अगर इन्होंने दिया हुआ हो। अच्छा, लिस्ट स्टाइल पोजीशन ये बता रहे हैं कि भाई क्या होनी चाहिए। लिस्ट स्टाइल पोजीशन क्या करती है, अच्छा ये ऐसे समझ में नहीं आएगी तो इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ इमेज को, और जो इसका डिफॉल्ट है उसी को यूज कर रहा हूँ। मैं इसको बोलता हूँ अगर इनसाइड, तो इसमें देखें ये थोड़ी सी स्पेस होती है हमारे पास, और दो होते हैं बुलेट जो है ना वो इनसाइड या आउटसाइड, मतलब जो LI की जो स्पेस है बुलेट उसके अंदर शो हो या LI की स्पेस से बाहर शो हो, तो ये पोजीशन बताती है। तो अगर मैं इसको आउटसाइड कर दूंगा तो ये इस तरह से LI के बाहर शो होगा, वरना ये अंदर थोड़ा सा जा रहा था, आपने देखा। तो ये भी कोई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। ये लिस्ट स्टाइल का शॉर्ट हैंड है। ऊपर आपने दो चीजें देखी, लिस्ट स्टाइल इमेज भी, पोजीशन भी। ये इसका शॉर्ट हैंड तरीका है, आप एक ही प्रॉपर्टी में दोनों काम कर सकते हैं। सबका था कि पहले आपने इनसाइड बता दिया, दूसरा आपने सर्कल बता दिया कि यार ये स्टाइल होना चाहिए और ये इसकी पोजीशन होनी चाहिए, तो एक ही प्रॉपर्टी में आपने कवर कर दिया दोनों को। अच्छा, फिर टेबल प्रॉपर्टीज देखें, ये बता रहे हैं CSS में और HTML में। पहले आपने देखा होगा HTML में स्पेसिंग वगैरह, तो ये सारी चीजें ना देखें वही बता रहे हैं जो हमने पढ़ ली है अभी पिछले चैप्टर में, कि विद दे दें, आप पैडिंग दे दें, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म याद है क्या था, लोअर केस अपर केस वगैरह, कैपिटलाइज भी इसमें है। ठीक है, इसके अलावा लेटर स्पेसिंग देनी हो, फॉन्ट साइज देना हो, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर बॉटम, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, और इसमें ये जो ओवर वाली चीज है ये क्या थी, क्या नाम था इसका, इसको बोलते क्या थे हम, सूडो क्लासेस बोलते हैं इसको। सही है भाई। तो इसमें काफी सारी होती है, एक्टिव होता है, ब्लर होता है, होवर होता है। ठीक है, होवर क्या कब चलता है, जब आप किसी भी एलिमेंट के ऊपर अपना माउस ओवर करते हैं तो वो चल जाता है, और उस पे ये वाली सूडो क्लास लगा के आप जो भी स्टाइल दिया हुआ होता है वो अप्लाई हो जाता है। किस वक्त अप्लाई होता है, जब माउस ओवर होता है, उससे पहले वो स्टाइल अप्लाई नहीं होता। तो इस तरह हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी काफी सारी। वो चल जाती है, लेकिन 4 आ जाते हैं। हम जब कोडिंग कर रहे होते हैं तो 2 इसका स्टैंडर्ड 4 डालते हैं तो वो भी एक्सेप्ट कर लेता है, वो चला देता है उसको, एक ही बात है, कोई मसला नहीं है इसमें। अच्छा भाई, गिव सेल पैडिंग। सेल पैडिंग जो CSS में HTML में आप देते थे, तो यहाँ पे बोल रहा है पैडिंग उसके लिए यूज कर सकते हैं टेबल में। ठीक है भाई, मार्जिन वगैरह भी यूज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर भी दिया हुआ है इसमें। देखिए काफी सारा स्टाइल दिया हुआ है टेबल को, और ये सब स्टाइल देने के बाद टेबल का कुछ इस तरह का लुक आ रहा है जो आपके सामने ये इमेज नजर आ रही है। ठीक है, तो इसमें देखिए इन्होंने क्या किया हुआ होगा कि बॉर्डर टॉप अलग कलर का दिया हुआ है ऊपर वाले टेबल हेड को, बॉर्डर बॉटम ब्लैक कलर का दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह एक सेल को इन्होंने ग्रे शेड में रखा हुआ है, एक को व्हाइट में रखा हुआ है, तो इस तरह से इन्होंने काम किया हुआ है। अच्छा, अब ये जो आपको नजर आ रहा है ना tr.even, ये वाला तरीका भी होता है एक टारगेट करने का, ये बताया था मैंने भाई। इसका मतलब ये होता है tr.event जो लगाया हुआ है इन्होंने, कि ऐसा tr जिसके पास इवेंट की क्लास है, बस सिंपल है। अगर ये डॉट इवेंट पे डायरेक्ट लिख देते ना तो भी सेम काम होता, कोई फर्क नहीं है इसमें। तो tr.event का मतलब ये है कि अच्छा ये क्यों देते हैं, हो सकता है यार इवेंट की क्लास मैंने tr पे भी दी हुई है और मैंने h1 पे भी दी हुई है। ठीक है, लेकिन मुझे टारगेट करना है tr को, तो फिर मैं डॉट इवेंट नहीं लिखूंगा, सिर्फ मैं क्या लिखूंगा tr.event, कि भाई जो इवेंट की क्लास है वो tr के पास है उसको अप्लाई करो। ठीक है, इवेंट की क्लास हो सकता है किसी और एलिमेंट के पास भी है, तो इस वजह से ये हम देते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, एम्प्टी सेल्स जब आप टेबल बनाते हैं तो इस तरह से शो हो रहा होता है आपके पास। ठीक है, जो लेफ्ट साइड पे आ रहा है,
ठीक है, तो अगर आपको वो हाइड करना है CSS के जरिए तो आप उसको हाइड कर सकते हैं, जो भी एम्प्टी सेल है। कैसे भाई? आप उसको टारगेट करेंगे टेबल को, और अब देखिए इसमें इन्होंने क्लास दी हुई है 1 और 2 का, इन्होंने एक और टेबल बनाया हुआ है। टेबल को टारगेट करके आप एम्प्टी सेल की प्रॉपर्टी है वो आप देंगे और उसको हाइड दे देंगे, तो वो क्या करेगा, उस एम्प्टी सेल को हाइड कर देगा वहां से। कि जब आप टेबल बनाते हैं, देखिए मैं टेबल यहाँ पे एक बनाता हूँ, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती उसको हाइड कर देगा। हाँ जिसमें कोई वैल्यू नहीं होती उसको वो हाइड कर देगा, वरना उसका बॉर्डर बिला नजर आ रहा होगा। ठीक है भाई, इस तरह मैं इसको एम्प्टी रख देता हूँ, इस वाले को एक TD को एम्प्टी रख देते हैं, और एक में हम जो है ना कुछ दे देते हैं वैल्यू वगैरह। तो टेबल 2 बार बन गया, इसको हटा देते हैं। अच्छा, अगर मैं अब टेबल को बॉर्डर दे दूं, ठीक है भाई, ये कुछ इस तरह का नजर आ रहा है, TR है, TD है। अच्छा, इसमें अगर हम एक और TR बना दें, अच्छा ये वाला जो बॉर्डर है ना, देखिए इसने सिर्फ अप्लाई किया टेबल पे, और अगर आप जो यहाँ पे बॉर्डर लगाते हैं ना HTML पे, ये अप्लाई करता है पूरे टेबल पे, उनकी TR पे और TD पे, जितने भी उसमें सेल बने हुए हैं सब पे। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो ऊपर एम्प्टी वाला सेल है ना, ये शो कर रहा है हमें, क्योंकि हमने इसको एम्प्टी रखा हुआ है। तो एम्प्टी सेल्स हाइड अगर मैं कर दूंगा इसको टेबल को, तो वो क्या करेगा, उस वाले सेल को हटा देगा। ठीक है, उसका जो बॉर्डर नजर आ रहा था ना आपको, वो नजर नहीं आ रहा, बस इसका ये काम है। अच्छा, गैप बिटवीन सेल्स, बॉर्डर स्पेसिंग और बॉर्डर कोलैप्स। इनहेरिट क्या करता है? इनहेरिट आया था ऊपर, बताया था ना मैंने, विरासत वाला सीन है ना। तो वो क्या करता है, अगर उसके पेरेंट के पास वही सेम चीज पड़ी हुई है तो उसकी वैल्यू ले लेता है वो। मतलब एक H1 है, H1 का पेरेंट डिव है, डिव के पास कलर पड़ा हुआ है ब्लू, H1 को मैंने कलर ब्लू नहीं दिया, मैंने कहा कलर इनहेरिट, तो वो क्या करेगा, जो उसके पेरेंट के पास ब्लू पड़ा हुआ है वही वाला वो खुद ले लेगा, तो ये इनहेरिट वैल्यू होती है। अच्छा, बॉर्डर स्पेसिंग, बॉर्डर कोलैप्स। ठीक है, तो ये देखें, बॉर्डर स्पेसिंग आप देते हैं तो इस तरह से हर सेल के, ये वही सेल स्पेसिंग वाली जो चीज थी ना, वही है यहाँ पे, ये बता रहे हैं। बॉर्डर स्पेसिंग आप देंगे तो क्या होगा कि चारों तरफ जो भी आपका सेल होगा उसके चारों तरफ स्पेसिंग आ जाएगी। ठीक है, तो ये सेम चीज आप जो है ना मार्जिन से भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल से पूरे टेबल पे अप्लाई कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे आऊं और इसको मैं बोल दूं भाई बॉर्डर स्पेसिंग, और उसको 50px कर देता हूं ताकि शो हो। ठीक है, देखें पूरे टेबल पे एक साथ अप्लाई कर रहा है, ये वही वाली चीज है। टेबल HTML में क्या था, ये सेल पैडिंग के नाम से। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या है, ये बॉर्डर स्पेसिंग के नाम से। अच्छा, बॉर्डर कोलैप्स जो है वो डिफॉल्ट होता है, क्या अगर पहले से कोई स्पेसिंग लगी हुई हो, आप उसको कोलैप्स कर दें तो वो जो है वो सारा मिल जाएगा आपस में, सारी स्पेसिंग खत्म हो जाएगी उस पे से। स्टाइलिंग फॉर्म्स, ठीक है, फॉर्म आप किस तरह स्टाइल कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा बता रहे हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए, इन्होंने एक चीज ये की हुई है, ये इस तरह का बनाया है इन्होंने, कुछ इमेज नजर आ रही है आपको, इसमें इन्होंने इनपुट के अंदर ये आइकन्स लगाए। ठीक है भाई, ऐसा देखा होगा आपने, काफी वेबसाइट में होता है। तो इन्होंने किस तरीके से लगाए, इनपुट को बैकग्राउंड इमेज दी है इन्होंने। ठीक है भाई, इनपुट को अच्छा इस तरीके से लगाना थोड़ा मुश्किल है। इनपुट को जब हम लगाते हैं ना ये, तो इस तरीके से लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम इसको लगाने के लिए दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं, पोजीशन वाला। ठीक है, जो कि मेरे ख्याल से पोजीशन पढ़ लिया हमने, नहीं पढ़ा, आगे आएगा अभी ना।
तो अगर हम ये लगाएंगे तो फिर इसमें वही वाला मसला आएगा जो लेस स्टाइल इमेज में आ रहा था कि यार इसको छोटी से छोटी इमेज इस्तेमाल करेंगे ना तो वो भी बहुत बड़ी नजर आएगी इसके अंदर, और इसके साइज को कंट्रोल करना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से इस तरीके से इसके बजाय हम वो वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे। स्टाइलिंग बटन, जो दिन मैंने आपको बटन बना के दिखाया था, यहाँ पे देखिए काफी सारा इन्होंने कोड लिखा हुआ है, हमने छोटे से कोड में बना दिया था, इससे बेहतर बना दिया था। तो बटन वगैरह को बता रहे हैं कि आप स्टाइल कर सकते हैं, टेक्स्ट शेडो, बॉर्डर वगैरह, बैकग्राउंड कलर वगैरह सब लगा सकते हैं। स्टाइलिंग फील्ड सेट एंड लेजेंड्स, जो कि एलिमेंट था ग्रुपिंग के लिए, देखें इसको पूरा स्टाइल किया हुआ है। इसमें देखें अलग से कुछ नहीं है, ये बोल रहे हैं जो हमने पीछे प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना वो सारी अप्लाई कर रहे हैं। बैकग्राउंड अप्लाई किया हुआ है, बॉर्डर रेडियस अप्लाई किया हुआ है लेजेंड को, ऐसा ही है, ठीक है। इसको बॉर्डर अप्लाई किया हुआ है, फिर इसके अंदर जो बटन है उसको बैकग्राउंड कलर वगैरह अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो बस ये थोड़ा सा स्टाइल करके आपको बताना है कि यार वो फील्ड सेट भी स्टाइल हो सकता है। अच्छा, अलाइनिंग फॉर्म कंट्रोल प्रॉब्लम, कि भाई फॉर्म में आपको इश्यू आता होगा कि यार कोई फॉर्म आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है, कोई जिसका जिसका लेवल बड़ा है तो उसकी जो इनपुट फील्ड है वो थोड़ी सी आगे निकल जाती है। तो इस तरह का कुछ हो तो ये उसके लिए सोल्यूशन बता रहे हैं आपको, फ्लोट वाला ना, ठीक है। लेकिन ये प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है, और फ्लोट अभी अभी आपने ना शायद देखा नहीं है, आगे आएगा आपके चैप्टर में, तो अभी हम उसके साथ इसको देखते हैं। तो फ्लोट क्या करेगा, जितने भी आपका टेक्स्ट है, अगर उसको आप फ्लोट लेफ्ट दे देंगे तो सबको वो लेफ्ट की तरफ रख देगा, उसकी एक अलग स्पेस बना देगा लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे जितने भी आप इनपुट लिख रहे हैं वो सारे स्ट्रेट आ रहे होंगे एक ही अलाइनमेंट के अंदर, ठीक है। लेकिन ये काम भी हम इससे बेहतर तरीके से कर सकते हैं और आसान तरीके से कर सकते हैं। अच्छा जी, कर्सर, जो आपका कर्सर है इसके काफी सारे स्टाइल है, अगर आपने चेंज करना हो तो आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट पे लगा सकते हैं। आपने देखा हो कुछ वेबसाइट है जहाँ पे आपका कर्सर चेंज हो जाता है। अब जैसे मैं इस टेबल पे अपना कर्सर चेंज कर दूं कि जैसे ही टेबल पे आए कर्सर चेंज हो जाए, तो इसके काफी सारे स्टाइल है। जैसे मैंने इसको कर्सर पॉइंटर कर दिया, तो आप देखें मैं जैसे ही टेबल पे आऊंगा ना तो ये हैंड नजर आ रहा है, चेंज कर रहा है कर्सर को, ठीक है। तो इसके अलावा ये सारे स्टाइल हैं, इसके ऑटो है, क्रॉस है, डिफॉल्ट है, पॉइंटर है, मूव है, टेक्स्ट है, वेट है, हेल्प है। इसके अलावा अगर आप अपना कस्टम लगाना चाह रहे हैं तो आप यूआरएल दे दें, ठीक है। तो अच्छी सी कोई इमेज आपने उठा ली कर्सर के लिए, तो वो यूआरएल के अंदर आपने दी, तो माउस आपके कर्सर की जगह, डिफॉल्ट की जगह वो इमेज नजर आ रही होगी आपकी वेबसाइट में, ठीक है भाई। इजी है ना, ये मुश्किल तो नहीं है ना, इजी है। उसमें भी वही वाली बात है कि अगर बड़ी इमेज आए तो बड़ा सा कर्सर आ जाएगा, अजीब ही लगेगा वो, ठीक है। तो कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ती कि आप कोई ऐसा कर्सर लगाएं जिसके लिए इमेज यूज करना पड़ जाए। नॉर्मली हम ये पॉइंटर बहुत यूज करते हैं। पॉइंटर किस लिए होते हैं, बटन वगैरह के लिए हम यूज करते हैं कि पता चले जब यूजर अपना माउस इस पे लेके आए तो उसको पता चले ये कोई क्लिकेबल आइटम है, इस पे क्लिक कर सकते हैं। अगर ऐसे ही रहेगा तो उसको नहीं लगेगा कि यार ये क्लिकेबल आइटम है कोई। इस तरह वेट का कर्सर लगा देते हैं, क्रॉस हेयर का लगा देते हैं, ठीक है। तो कुछ हैं जो हम यूज करते हैं, और बाकी इतने ज्यादा हम इसको यूज नहीं करते, ठीक है। पूरा चैप्टर भाई बहुत ही आसान था, इसमें कोई ऐसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी जो समझ में ना आए, बस सब बताया हुआ है कि भाई आप सब चीजों को स्टाइल किस तरह दे सकते हैं। चैप्टर 15 लेआउट, इसमें आपको पोजीशन वगैरह पता चलेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत अच्छी चीज है, स्टाइलिंग में बहुत काम आती है ना ये। अच्छा, कंट्रोलिंग द पोजीशन ऑफ एलिमेंट, कि अगर आपका एलिमेंट नीचे है तो उसको ऊपर साइड पे ले जाएं, आप टॉप पे ले जाएं, राइट पे ले जाएं, लेफ्ट पे ले जाएं, ठीक है। पूरे बॉडी के अंदर जहां भी आपको अपने एलिमेंट को लेके जाना हो आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से काफी सारी चीजें होती हैं, जैसा नोटिफिकेशन आपने देखा होगा ऊपर एक बैज आ रहा होता है, 1 लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ, तो वो बिल्कुल उस आइकन के ऊपर आ रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह की पोजीशन सेट करना कि यार ये 1 जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल आइकन के ऊपर चले जाए, तो वो सारा इसमें हम देखेंगे। बाकी जो ये सारी थ्योरी है इसके अलावा इस चैप्टर में लेआउट वगैरह के बारे में आपको बताएंगे, डिफरेंट साइजेस की स्क्रीन के बारे में आपको बताएंगे कि यार मोबाइल होता है, टैबलेट होता है, ठीक है। तो ये सारी थ्योरी वाली चीज है, बाकी पोजीशन वाली जो चीज है इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज है।
अच्छा जी, तो हमारे पास कुछ एलिमेंट ब्लॉक लेवल है, कुछ इनलाइन है। दोबारा से एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट कौन से हैं? स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन, जो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं और पूरी लाइन को कवर करते हैं। इनलाइन एलिमेंट्स कौन से होते हैं कि भाई जो जितना उनका कंटेंट होता है वहीं तक वो रहते हैं, और अगर उसके बाद कोई एलिमेंट आया तो वो उनके बराबर राइट से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा भाई, कंटेनिंग एलिमेंट्स ये बोल रहे हैं कि आपके ग्रुप्स आपने बनाए हुए होते हैं इमेज के लिए डिव वगैरह को यूज करके, जिसमें देखें ये लेआउट आपको जो नजर आ रहा है, इसमें एक हेडर बना हुआ है पूरा, जिसमें सारी हेडर से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो आ रही होंगी। आपका लोगो आ रहा होगा, आपकी नेविगेशन बार आ रही होगी। इसके अलावा ये बॉडी का इन्होंने एक ग्रुप बना दिया, उसमें सारी चीजें रखी हुई हैं, और एक लास्ट में इन्होंने फूटर का ग्रुप बना दिया। तो ये आपको रिकमेंड करते हैं कि भाई हमेशा ग्रुप वाइज काम किया जाए, जो कि बहुत अच्छा होता है आपके लिए भी, और अगर कोई दूसरा डेवलपर उस वेबसाइट पे काम करेगा उसके लिए भी, उसको चीजें जल्दी समझ में आएंगी कि यार यहाँ पे जितना भी स्टफ है ये हेडर से रिलेटेड लिखा हुआ है, इमेज है, कोई नेविगेशन बार है। कंट्रोलिंग द पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स, इसमें 3 पोजीशन हमारे पास होती है एलिमेंट की। नॉर्मल फ्लो में क्या होता है, जिस तरह आप एलिमेंट लिखते हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल आ रहा होता है। अगर वो ब्लॉक लेवल है तो न्यू लाइन से दूसरा एलिमेंट आएगा, अगर वो इनलाइन है तो उसके राइट साइड से आएगा, ये नॉर्मल फ्लो है। इसके अलावा रिलेटिव पोजीशन और एब्सोल्यूट पोजीशन, ठीक है भाई। एब्सोल्यूट क्या होता है कि अगर आप किसी एलिमेंट को पोजीशन एब्सोल्यूट दे देते हैं तो वो क्या करता है, अपनी स्पेस छोड़ के, अपनी स्पेस को छोड़ता है और बिल्कुल फ्री हो जाता है कि भाई मुझे उठा के आप पूरी बॉडी में कहीं पर भी ले जाओ, ठीक है भाई। ये क्या होती है पोजीशन एब्सोल्यूट, कि भाई जिस स्पेस पे वो बैठा हुआ है ना, जो उस एलिमेंट ने जितनी स्पेस ली हुई है वो सारी स्पेस को छोड़ देता है और अपनी स्पेस से ऊपर आके अब वो फ्री हो जाता है बिल्कुल, आप उसको कहीं पर भी ले जाए, ठीक है। कैसे लेके जाते हैं उसकी प्रॉपर्टी है वो अभी बताते हैं आपको। रिलेटिव में ये होता है कि आप उसको एक ग्रुप में पैक कर दें, यार आप फ्री तो हो गए हो लेकिन इस ग्रुप से बाहर नहीं निकलना, ठीक है भाई। अच्छा, इसकी छोटी सी एग्जांपल अगर मैं आपको थोड़ी सी समझाना चाहूँ तो बड़ी आसान है, समझ में आ जाती है कि काफी सारी चेयर्स पड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है भाई, सारी फुल है, सारी फुल है। आगे से किसी एक स्टूडेंट को हमने दे दिया पोजीशन एब्सोल्यूट, तो वो क्या करेगा, अपनी चेयर छोड़ेगा और वो ऊपर आ जाएगा, उसकी चेयर हो जाएगी खाली। अब जो उसकी चेयर होगी ना, तो बराबर वाला जो स्टूडेंट होगा वो उसकी स्पेस ले लेगा। तो इसी तरह सारे बराबर जितने भी बराबर वाले हैं सारे स्पेस लेते जाएंगे, सारी स्पेस फुल हो गई दोबारा से। अब जो उसकी अपनी स्पेस थी उसने छोड़ दी, वो कहाँ आ गया, ऊपर आ गया। अब उसको हमने दे दी पोजीशन एब्सोल्यूट, तो हम इसको फ्लोर के ऊपर वाले लेवल पे कहीं पर भी भेज सकते हैं कि भाई पीछे भेज दें, लेफ्ट साइड पे भेज दें, राइट साइड पे भेज दें, तो अब वो बिल्कुल फ्री हो गया। अच्छा, अब रिलेटिव इसके पेरेंट को दी जाएगी। रिलेटिव में क्या होगा कि हमने क्या बोला, इस वाली रो पे रिलेटिव लगा दिया, तो अब वो जो फ्री हुआ होगा ना चारों तरफ, वो सिर्फ इस वाली रो में फ्री हुआ होगा, यहाँ पे नहीं आ सकता वो, समझ में आया, ठीक है। तो अब वो उसी रो में पीछे भी जा सकता है, आगे भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, इस वाली रो में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि हमने उस वाली रो को रिलेटिव बोल दिया जिसमें वो था, तो अब वो उससे बाहर नहीं आ सकता। अगर हम उसको रिलेटिव नहीं बोलते तो उसके पास पूरे ऑडिटोरियम की स्पेस थी, वो कहीं पर भी जा सकता था, ठीक है। तो अभी इसको यूज करके भी देखते हैं तो और समझ में आ जाएगा। दोनों एक साथ, अब रिलेटिव आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर बात है ना, आप चाहते हैं उसको पूरे में फ्री करना तो आप रिलेटिव यूज ही ना करें, आप चाहते हैं उसको लिमिट करना कि यार इस एरिया से बाहर ना जाए तो आप रिलेटिव डालें उसमें, ठीक है। तो अब इसको यूज करके देखते हैं थोड़ा। इन चीजों को मैं कर रहा हूँ फिलहाल। क्या क्या होती है, वो तो नॉर्मल होती है ना, डिफॉल्ट तो स्टैटिक नॉर्मल। अच्छा भाई, जैसे मैं एक यहाँ पे एलिमेंट दे रहा हूँ div, और इसको मैं एक क्लास दे रहा हूँ बॉक्स, ठीक है भाई। इसको विद हाइट दे देते हैं ताकि ये शो हो जाए आपको, और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ठीक है भाई। तो ये अभी इस जगह पे आ रहा है, ठीक है, जो कि इसके डिफॉल्ट, इसका डिफॉल्ट पोजीशन है, डिफॉल्ट फ्लो चल रहा है, लेफ्ट साइड से शुरू होता है।
अगर ये इनलाइन होगा तो फिर दूसरा एलिमेंट इसके राइट पे जाएगा, फिर वरना दूसरा एलिमेंट इसके नीचे जाएगा। अच्छा, अब मैं इस एलिमेंट को दे रहा हूं पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है भाई। तो ये अब फ्री हो गया है। अच्छा, ये पता कैसे चलेगा? यहाँ पे ना मैं एक और बॉक्स बना देता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ भाई ये क्या है, बॉक्स 2। सेम मैंने कॉपी की, इसको मैंने बॉक्स 2 बोल दिया और इसका बैकग्राउंड कलर मैंने कर दिया रेड, और इसको मैंने कोई भी पोजीशन नहीं दी ना, ठीक है भाई। और फिलहाल इसको भी नहीं दे रहा, फिलहाल इसको भी नहीं दी, दोनों को कोई पोजीशन नहीं दी है, ठीक है भाई। नीचे आ रहा है रेड वाला, ऊपर आ रहा है ब्लू वाला। नीचे क्यों आ रहा है रेड वाला? क्योंकि वो ऊपर वाला ब्लॉक लेवल है, ठीक है। ब्लॉक लेवल हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होता है, बुक में भी लिखा हुआ था। अच्छा, अब जैसे ही मैंने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दी, रेड गायब हो गया, कहाँ चला गया? नीचे आ गया, ठीक है भाई, क्योंकि ब्लू वाले ने अपनी स्पेस छोड़ी और वो ऊपर आ गया। तो अब उसकी स्पेस किसने ले ली? रेड वाले ने। अच्छा, अब ब्लू वाला क्योंकि फ्री हो गया है, हम उसको कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। तो हमारे पास 4 प्रॉपर्टी होती हैं, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, ठीक है भाई। इस तरह से टॉप, ठीक है भाई, टॉप आप दे सकते हैं। अब इसने, अच्छा टॉप में क्या बताएंगे आपके ऊपर से कितना इसको नीचे लेके आना है। टॉप साइड से मैं बोलता हूँ ना, टॉप साइड से इसको 100 px तक नीचे लेके आ जाओ आप, लाया भाई, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ नहीं 100 नहीं, आप 500 तक इसको नीचे की तरफ लेके आ जाओ, ठीक है भाई। और दूसरी मैं इसको बोलूं कि यार अब इसको आप लेफ्ट साइड से भी 500 लेके आ जाओ, तो कहाँ जाएगा ये? ठीक है भाई। अच्छा, लेफ्ट और राइट एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, और इस तरह टॉप बॉटम एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। या तो आप टॉप से स्पेस देंगे, या बॉटम से देंगे, या लेफ्ट से देंगे, या राइट से देंगे। तो या तो टॉप लेफ्ट, या टॉप राइट, या बॉटम लेफ्ट, या फिर बॉटम राइट। तो इस तरह 2 आप दे दें, जिससे आप पूरा इसको कंट्रोल कर लेते हैं एलिमेंट को। अच्छा, अब अगर आपने इसको लेके जाना है, अच्छा चले अब आप बताएं, मुझे इसको लेके आना है यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे, क्या करूं? राइट 0 कर दूं, राइट 0, ठीक है भाई, क्योंकि टॉप पे ये पहले से ही था, तो इस वजह टॉप अपने दिया नहीं। अच्छा, इसको अगर यहाँ पे लेके आना है बॉटम लेफ्ट पे, बॉटम राइट पे, हाँ ब्लू वाले को, ब्लू पे दिया हुआ है ना, क्या दूं? इसके आगे हम कर दें बॉटम 0 px, ठीक है भाई, क्लियर है? अच्छा, ये पोजीशन एब्सोल्यूट कि आप एलिमेंट को उठा के कहीं पर भी लेके जा सकते हैं पूरे बॉडी पे। अच्छा, अब इसको ये नहीं समझेगा कि अब तो हम वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बना देंगे, इससे कभी भी रिस्पॉन्सिव नहीं बनती। कि आप चाहेंगे तो दोनों डिफ को सेम लाइन में ले आए, नीचे अगर डिफ आ रहा है इसको उठा के ऊपर ले गए, तो ये इन कामों के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं होता। ये किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? जिस तरह मैं नोटिफिकेशन की एग्जांपल दी आपको कि यार बैच बना हुआ है, वो नोटिफिकेशन आइकन के ऊपर आ रहा है। इसी तरह पोस्ट के ऊपर अगर आपने कुछ दिखा, जैसे फेसबुक पे वीडियो चल रही होती है, उस पर म्यूट का ऑप्शन आ रहा होता है वीडियो के बिल्कुल ऊपर, ठीक है। तो अब फेसबुक ने उसको पोजीशन एब्सोल्यूट दिया हुआ होगा, वो चाहे तो उसको वीडियो के टॉप पे भी ले जाए, वीडियो के लेफ्ट पे ले जाए, राइट पे ले जाए। तो ये इन कामों के लिए इस्तेमाल होता है सिर्फ। अच्छा, अब मुझे इस रिलेटिव समझते हैं, रिलेटिव क्या है। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, वो ये भी बताता हूँ। अच्छा, इसको मैंने रखा है एक डिव में, डिव को मैंने क्लास दी मेन। मोबाइल रखे भाई, बंद करें जल्दी। डिव को मैं CSS में आके विद दे रहा हूं कि भाई आपकी विद है 500 और हाइट है आपकी 500, और इसको मैं दे रहा हूं बॉर्डर, ठीक है भाई। अब ये, अच्छा रेड वाला नीचे आ रहा है, वो अपनी जगह पे ना। ब्लू वाला जो डिव था वो किसके अंदर है? ये जो मैंने डिव बनाया है इसके अंदर है ना, देखें बॉक्स को दिया हुआ है ना ब्लू, तो ये किसके अंदर है? मेन के अंदर। अब ये कहाँ आ गया? मेन से बाहर आ गया। हमने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दिया, इसने अपनी जगह छोड़ी, अब ये पूरी बॉडी में घूम सकता है कहीं पर भी।
लेकिन हम चाहते हैं कि यार ये अपने पेरेंट को ना छोड़े, ये घूमे तो सिर्फ अपने पेरेंट के अंदर घूमे, उससे बाहर ना निकले। तो हम क्या करेंगे, इसका जो पेरेंट है उसको पोजीशन रिलेटिव दे देंगे। तो अब ये डिफ क्या करेगा, अपने पोजीशन के अंदर, अपने पेरेंट के अंदर घूमेगा, इससे बाहर नहीं निकल सकता। अगर आप इसको अब टॉप देंगे तो ये इसका पेरेंट का टॉप लेगा, अगर आप इसको राइट देंगे तो ये अपने पेरेंट का राइट लेगा। ठीक है, तो अभी इससे बाहर जा ही नहीं सकता। तो सेम ये चीज अगर देखिए, मिसाल के तौर पे इसको समझ लीजिए, ये फेसबुक वीडियो है, यहाँ छोटा सा इस म्यूट का आइकन है, हम उसको यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। समझ में आ गया ना, इजी है। इसी में भाई सेम चीज, अगर हमारे पास अब एक इनपुट है, इनपुट के ऊपर यूजर का आइकन दिखाना है मुझे, दिखा सकते हैं। देखिए अच्छा सा एक इनपुट भी बना के देख लेते हैं इसी को यूज करके ना। ठीक है भाई, एक डिफ बना दिया मैंने, डिफ के अंदर बना दिया एक इनपुट, माइनस में देंगे तो फिर ये ऊपर चले जाएगा। अच्छा अभी भी इसको अगर माइनस में दे देना तो फिर ये पेरेंट से बाहर आना शुरू हो जाता, माइनस में। हाँ फिर भी बाहर, माइनस में देंगे तो फिर बाहर ही निकलेगा ना उससे, माइनस से, क्योंकि ऐसा देखिए, बाहर भी निकाल सकते हैं हम ना कि यार ये एलिमेंट है, इसका पेरेंट है, इसके पेरेंट से थोड़ा सा बाहर की तरफ रखना है इसको बस हमेशा। और ये कुछ भी हो जाए, पूरी वेबसाइट कोई सी भी डिवाइस पे चल रही हो, ये अपने एलिमेंट के थोड़ा सा बाहर ना, जैसे नोटिफिकेशन आइकन आता है ना फेसबुक पे, वो बैज भी नोटिफिकेशन के अंदर नहीं होता, वो थोड़ा सा बाहर साइड नजर आता है आपको। ठीक है, तो इसलिए होता है, माइनस में पोजीशन देंगे तो थोड़ा सा बाहर चले जाएगा ये। हम देखें, इसको चला के देखते हैं। ठीक है, अभी ऐसा आ रहा है। तो अगर मैं इसको बोल दूं कि यार ये राइट साइड से -50 हो जाए, तो देखें बाहर चले गए। तो जितना आपने इसको बाहर रखना हो उतना आप इसको बाहर रख सकते हैं। देखिए जैसे एक बॉक्स बनाया वो पेरेंट था, उसके अंदर हमने उसको रिलेटिव बना दिया, एक और बॉक्स बनाया वो चाइल्ड हो गया, वो हमने एब्सोल्यूट लगा दिया। अब मुझे उस बॉक्स के अंदर काम करना है, तो मैं ये कर सकता हूँ एक चाइल्ड वाला एब्सोल्यूट उसको मूव करने के लिए, तो वो कैसे होगा? तो एक और डिव बना दो, उसको भी रिलेटिव दे दो। तो नहीं, तो एक पहले से अगर एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी लगती है तो उसको हम वापसी दे सकते हैं, जितनी भी देना हो, जितने भी एलिमेंट्स को देना हो। इस बॉक्स में 4 एलिमेंट है, चारों को एब्सोल्यूट दे दो। पेरेंट के पास रिलेटिव है तो चारों अंदर रहेंगे। नहीं मैं चाइल्ड के अंदर की बात कर रहा हूँ, चाइल्ड के अंदर रिलेटिव लेके कैसे करेंगे? जैसे अभी देखें बैक पे बॉक्स 2 पे आप वहां पे, हाँ तो इसमें जब आप बॉक्स के अंदर आप चारों के यहाँ पे एलिमेंट दे दो और इसको भी एब्सोल्यूट दे दो। सर सीएसएस में जाए, स्टाइल सीएसएस में आ गए। जी, देखिए यहाँ पर आपने बॉक्स 1 को एब्सोल्यूट किया, बॉक्स को, और बॉक्स 2 को अभी जो किया था रिलेटिव बॉक्स 2 को कोई किया मैंने, वो तो मेन को किया है ना। पेरेंट को करें। रिलेटिव किया, और बॉक्स 2 को, बॉक्स जो है ना सिंपल वाला, इसको एब्सोल्यूट किया। ठीक है, अब मैं इस बॉक्स को पेरेंट समझ रहा हूँ, और जो इसके अंदर एक और बॉक्स बनाया ना उसको उसका चाइल्ड समझ रहा हूँ। अब कैसे यूज करेंगे? क्योंकि यहाँ तो एक बार तो जहां जहां ये जाएगा बॉक्स, उसका चाइल्ड भी इसके साथ जाएगा। मतलब नहीं कर सकते यूज उसको। यूज क्या करना है मतलब? देखिए एक बॉक्स बन गया ना, पेरेंट हो गया, उसमें मूव कर दिया, उसको लेफ्ट पे ले गए, बिल्कुल राइट पे। अब राइट के अंदर एक और बॉक्स हो गया, अब उसके अंदर की हमें वो जो चीज चाहिए वो थोड़ी सी मूव करते हुए इस, फिर आप जो है ना उसको इसके अंदर नहीं रखोगे, आप उसको सेम इसी का इसका सिबलिंग बनाओगे। ठीक है, आप इसको उसका सिबलिंग बनाओगे और फिर इसको आप पोजीशन एब्सोल्यूट दे दोगे और फिर उसको इसके अंदर ले जाओगे सेम पोजीशन देके। तो ये काम इस तरह होगा भाई। ये बॉक्स है, आप चारों इसके अंदर भी एक एलिमेंट हो और उसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे दें और वो इसके अंदर ही रहे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करने के लिए आप क्या करेंगे, इसका चाइल्ड नहीं इसका सिबलिंग बनाएंगे और इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे देंगे। तो ये भी फ्री है मैन के अंदर और ये वाला भी फ्री हो जाएगा। तो इसको आप z इंडेक्स देके इस वाले के ऊपर ले आएंगे। तो इस तरह से होगा। अभी z इंडेक्स नेक्स्ट में आ रहा है अभी ना आगे, क्योंकि z इंडेक्स आ गया था शायद, या नहीं आया, स्टैटिक है ना बल्कि आगे था। ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट हो गया, फिक्स। अच्छा फिक्स्ड भी रहता है अभी तो।
ठीक है, तो अब मैं आपको ना एक इनपुट की एग्जांपल करके दिखा रहा था। ठीक है भाई, देखिए एक डिव है हमारे पास, एक इनपुट है हमारे पास। ठीक है, कुछ भी हो सकता है इनपुट में लिखा हुआ। तो इसको हम क्लास दे देते हैं फिलहाल मेन। ठीक है, मेरे पास कुछ इस तरह का इनपुट आएगा। ठीक है, अब इसके जरिए मैं अगर इनपुट को स्टाइल देना चाहूं तो कैसे दूंगा, मैन का चाइल्ड इनपुट का बैकग्राउंड कलर आप कर दो वाइट। ठीक है भाई। अच्छा, इसका जो बॉर्डर है आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं कि यार 1px सॉलिड और ग्रे या जो भी आपको रखना हो वो आप रख दो। ठीक है भाई। अच्छा, ये जो आ रही है इसकी ये आउटलाइन होती है, ये फोकस पे आती है ना, तो इसको भी आप हटा सकते हैं अगर हटाना चाहें तो। कैसे हटेगी ये, फोकस क्या था, एक सूडो क्लास थी ना कि भाई जब इस पे फोकस हो तो इसका इस पे आउटलाइन होती है बॉर्डर की तरह ही ना, ये डिफॉल्ट होती है, डिफॉल्ट बिहेवियर होता है इसका। तो ये आप हटा दो। तो देखिए अब जब आप फोकस कर रहे हैं तो वो ब्लैक वाला बॉर्डर जो था आउटलाइन वाला वो नहीं आ रहा। ठीक है, अब आपको मुझे करना ये है कि यार एक छोटा सा आइकन हो। अच्छा, आइकन का मैंने आपको बताया था फॉन्ट ऑसम, चलो उस पर बाद में आते हैं। अभी फिलहाल ना कोई इमेज उठा लेते हैं। यूजर टाइप की इमेज आ रही होती है ना, यूजर आइकन करके उठा लेते हैं। इसको हम बोलते हैं कि यार इसका साइज आइकन हो और कलर इसका हो ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ये वाली उठा लेते हैं। अब मुझे इसको दिखाना है कहाँ, मुझे इसको दिखाना है यहाँ पे इनपुट के स्टार्ट में, जिस तरह वो आ रहा था ना पीछे। तो अभी मैं इसको चलाऊंगा तो आइकन यहाँ आया और आया भी बहुत बड़ा। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, स्टाइल दे सकता हूँ CSS में जाके। मैंने कहा भाई डॉट मैन के अंदर इमेज पड़ी हुई है, उसको आप विद दे दो 10px। ठीक है भाई, बहुत इतना। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा कि भाई ये जो मेरा मेन है, मेन वाला बॉक्स है, इसको पोजीशन दे दो आप रिलेटिव। ठीक है भाई, और मेरी जो इमेज है इसको आप दे दो एब्सोल्यूट, और इसको आप ले जाओ लेफ्ट साइड पे 10px के अंदर। ठीक है, तो अभी कुछ यहाँ पे नजर आ रहा है। तो थोड़ा सा इसको अगर हम बोलते हैं कि यार टॉप से भी इसको दे दो आप 10px। ठीक है, ज्यादा हो गया टॉप से 5px। ठीक है भाई, और इससे भी ज्यादा हो गया तो इससे भी मैं 5px कर रहा हूँ। अच्छा, अभी थोड़ा सा बुरा लग रहा है तो हम इसको एक और काम कर सकते हैं, जो हमारा इनपुट है उसको थोड़ी सी पैडिंग लेफ्ट अगर हम दे दें 10px में, कम है 15 कर दें। ठीक है, तो ये देखें ये ऐसे इनपुट बनता है। अब ये कहीं पर भी जाएगा ना ये इनपुट, ये आइकन अपनी जगह से नहीं लेगा, ये यहीं पर ही रहेगा, क्योंकि हमने इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट रखी हुई है और इसका जो पेरेंट है उसको रिलेटिव रखा हुआ है। ना ये इसके बाहर जाएगा कहीं, ना ये अपनी पोजीशन से हिलेगा, ये यहीं पर ही रहेगा हमेशा। तो इस तरह का कुछ काम हम कर सकते हैं इसको यूज करके पोजीशन को। साइज कौन सा, विथ, नहीं तो विथ से तो ये छोटा हुआ है ना, वरना ये देखिए या डाऊंगा इतना बड़ा हो जाएगा। ये तो विथ से तो इसका साइज कंट्रोल किया है ना मैंने, हाइट विथ वगैरह। देखिए ये भी जरूरी है, वरना इसके लिए ना हम आइकन्स यूज करते हैं। ये मैंने इमेज यूज की है। अभी फॉन्ट ऑसम ना मैं एंड में बताता हूँ आपको आइकन्स कैसे यूज करते हैं। एब्सोल्यूट हो गया, रिलेटिव हो गया, पोजीशन फिक्स्ड। फिक्स्ड क्या करता है, अच्छा फिक्स्ड के साथ भी रिलेटिव चलती है ना, रिलेटिव है, रिलेटिव के अंदर कोई एलिमेंट है उसको फिक्स दे दिया।
तो फिक्स को आपने बताना होता है कि कहाँ फिक्स करना है, टॉप पे करना है, लेफ्ट पे करना है। तो फिक्स क्या करेगा कि भाई ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा, और चाहे स्क्रॉल हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, पेज जितना भी बड़ा हो जाए, तो ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा। जिस तरह हेडर होते हैं, आप स्क्रॉल करते रहते हैं वेबसाइट में, हेडर अपनी जगह पे आ रहा होता है, ठीक है, तो वो फिक्स कर सकते हैं। इस तरह जब आप वेबसाइट में अपने काफी नीचे चले जाते हैं, गो टू टॉप का बटन आता है, वो भी अपनी जगह पे फिक्स आ रहा होता है। वेबसाइट में व्हाट्सएप का ऑप्शन आ रहा होता है, देखिए जिस तरह अगर हम व्हाट्सएप का एक आइकन उठा लें, ठीक है, इसको भी ट्रांसपेरेंट में उठा लेते हैं। अच्छा, मैंने इसको उठाया, मैंने इसको कहीं पर भी रख दिया इमेज, इसमें ये बहुत बड़ा यूआरएल आ गया, तो कोई दूसरा देखें, कॉपी इमेज एड्रेस, ये सही है। इसको क्लास देते हैं व्हाट्सएप के नाम से ना, और स्टाइल में आके इसको मैंने दी पोजीशन, या पहले इसकी विड्थ देख लेते हैं कितने आ रही है, इसके साइज बहुत बड़ा आएगा, तो इसको पहले कंट्रोल करते हैं हम, 50px दे देते हैं, ठीक है, ये भी ज़्यादा है तो 10 दे देते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम दे देंगे पोजीशन फिक्स्ड, और मैं इसको बोलूंगा यार ये राइट साइड पे ना, यहाँ पे नजर आ रहा है, जहाँ पे चैट का आता है ना वेबसाइट में, तो मैं इसको क्या बोलूँ कि भाई राइट से हो जाओ आप 20px, और बॉटम से भी हो जाओ 20px, तो ये अभी यहाँ पे फिक्स्ड हो गया, ठीक है। या आप 10 कर दें तो ये और थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है भाई, ये फिक्स्ड हो गया। अब आपकी वेबसाइट में काफी सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, काफी बड़ा पेज है, मिसाल के तौर पे कुछ इस तरह से हम देख लेते हैं इसको चला के, ठीक है। आप देखिए मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, और ये आइकन जो है अपनी जगह पे है, ये इसके लिए काम आता है, पोजीशन फिक्स्ड, क्लियर है भैया। तो देखिए इसको जिस जगह पे फिक्स्ड किया है ये वहीं पर ही रहेगा, वेब पेज में आप जितना भी स्क्रॉल कर दें कुछ कर दें, अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अच्छा भाई, जेड इंडेक्स एक प्रॉपर्टी है, ये ऑल लैपिंग के लिए इस्तेमाल होती है कि भाई आपका जो पोजीशन एब्सोल्यूट है या पोजीशन फिक्स्ड है, वो अपनी जगह छोड़ के ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है भाई, और जो उसके बराबर वाला एलिमेंट है वो उसके पीछे हाइड हो रहा है, ठीक है। तो आप चाहते हैं यार ये जो एब्सोल्यूट या फिक्स्ड है ना, जो ऊपर की तरफ आ रहा है, ये ऊपर की तरफ ना जाए, ये पीछे की तरफ चले जाए, मतलब ये ऊपर ना आए, ये पीछे की तरफ चले जाए। तो आप इसको जेड इंडेक्स की एक प्रॉपर्टी दे सकते हैं। जेड इंडेक्स आप माइनस में देते हैं तो ये बैक पे जाता रहता है, जेड इंडेक्स आप प्लस में देते हैं तो ये फ्रंट पे आता है। इसको यूज कैसे करेंगे करके देख लेते हैं। सिंपल वो जो हमने बनाया था ऊपर वाला, ये दोबारा से बना लेते हैं ना, दो, एक टिप मेरा ये बन गया, ये बॉक्स 1 हो गया, और ये बॉक्स 2 हो गया, ठीक है भाई। CSS में आ गए, मैंने कहा भाई बॉक्स 1 को आप विड्थ हाइट दे दो 200 और 200, बैकग्राउंड कलर आप दे दो रेड, तो सेम स्टाइल मैंने कॉपी किया, और बॉक्स 2 को मैंने दे दिया, बस कलर चेंज कर दिया। तो अभी ये कुछ इस तरह से नजर आएंगे, ठीक है भाई। अच्छा, अब रेड वाले को मैं जब दूंगा पोजीशन एब्सोल्यूट, तो क्या होगा, वो अपनी जगह छोड़ के फ्रंट पे आएगा, और ब्लू वाला उसकी जगह ले लेगा, वो उसके पीछे चले जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं यार ब्लू वाला पीछे ना जाए, ये रेड वाला पीछे जाए, ब्लू वाला हमें फ्रंट पे नजर आए। तो आप जो है ना, या तो रेड को देते हैं जेड इंडेक्स में, इसको अगर 1 दे दूं अभी, या 2 दे दें, अच्छा इसको देना पड़ेगा शायद,
हाँ, इसको ये भी कर सकते हैं हम कि भाई इसको हम माइनस में देते हैं -1, तो ये पीछे चले आएगा। ठीक है, माइनस में देंगे तो बैक पे चले आएगा, और अगर कोई पीछे एलिमेंट पहले से ही पीछे है और उसको ऊपर लाना है तो प्लस में दे देंगे हम। तो अब ये देखिए पीछे की तरफ चला गया। अच्छा, इसकी विड्थ बढ़ा के ना थोड़ी सी हम देख सकते हैं ताकि हमें नजर आ जाए। ये देखें, मैंने इसकी विड्थ बढ़ाई तो ये इसके पीछे ब्लू वाला एलिमेंट आपका ऊपर है और ये रेड वाला एलिमेंट आपका चला गया उसके बैक पे। ठीक है, ये एब्सोल्यूट तो हुआ है, इसने अपनी स्पेस तो छोड़ी है, लेकिन अब इसने फ्रंट पे नहीं बल्कि बैक पे जाके स्पेस छोड़ दिया। अब ये फ्री हो गया बैक पे, आप इसको वहीं पर भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, इसकी जरूरत कब पड़ सकती है कि यार कोई चीज ओवरलैप हो जाए आपकी पोजीशन की वजह से, आप चाहते हो नहीं यार ये वाली चीज मुझे पीछे शो करवानी है, ये वाली आगे शो करवानी है, तो आप उसको Z इंडेक्स देके कंट्रोल कर सकते हैं। बगैर नहीं, बगैर पोजीशन के नहीं होगी, पोजीशन उस काम ही नहीं होगा, फिर फायदा बगैर पोजीशन के कभी ऐसा होगा नहीं कि एक के पीछे एक ओवरलैप हो जाए। देखिए जैसे बॉक्स वन पे आपको दिख रहा है Z इंडेक्स -1, हाँ। मैं ऐसे ही रिमूव करूं और नीचे वाले पे जाके सिंपल लिखूं Z इंडेक्स और उसकी पॉजिटिव में वैल्यू दे दूं तो इंप्लीमेंट होगा। Z इंडेक्स हाँ हो तो जाना चाहिए, इसको अगर 1 दे दें। ठीक है, नहीं मैं कहता जिसके पोजीशन होगी ना उसी पे अप्लाई होगा ये। ठीक है, तो पोजीशन के साथ लगता ही हमेशा। तो अगर देखिए बात तो एक ही है कि आप इसको दें या उसको दें, आपको एलिमेंट ऊपर लेके आना है, तो ये हमेशा पोजीशन के साथ ही इस्तेमाल होता है, कभी भी अकेला इस्तेमाल नहीं होता Z इंडेक्स। तो अब आप देखिए यहाँ पे जो इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है बड़ी अच्छी दी हुई है कि यार इन्होंने क्या किया, हेडर बनाया था, हेडर को इन्होंने फिक्स कर दिया। हेडर को इन्होंने फिक्स किया, फिक्स होने की वजह से वो बैक पे चला गया और टेक्स्ट उसकी ना ओवरलैप हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया, हेडर को Z इंडेक्स प्लस में देके उसको ऊपर की तरफ लिया है। तो अब जब स्क्रॉल हो रहे हैं तो टेक्स्ट उसके पीछे जा रहा है, टेक्स्ट उसके फ्रंट पे नहीं आ रहा। तो इन जगहों पे हम ये Z इंडेक्स वाली चीज यूज कर सकते हैं। अच्छा भाई, फ्लोट क्या है कि अच्छा पहले ये यूज होता था वेबसाइट को थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, कि फ्लोट के जरिए हम यूज करके उसको बना देते हैं। ठीक है, तो अब भी थोड़ा बहुत यूज करते होगा कोई ना कोई, लेकिन इतना ज्यादा नहीं यूज होता। इसकी जगह काफी सारी चीजें हमारे पास आ गई हैं जिससे एलिमेंट की पोजीशन को कंट्रोल करते हैं, उसको रिस्पॉन्सिव करते हैं। अच्छा, फ्लोट क्या है कि जब आप ये देखें, अगर अच्छा मैं इस पे ना हटा देता हूँ पोजीशन, अब इसको हम फ्लोट के साथ खेलते हैं। है तो पढ़ना पड़ेगा, अगर कोई पुरानी वेबसाइट आ गई आपको बनाने के लिए उसमें फ्लोट लो, आप बोले तो मैंने पढ़ा ही नहीं, मैं काम ही नहीं कर रहा। करना पड़ जाता है कहीं कहीं यूज के। ठीक है भाई, तो इस वजह से हम यूज करते हैं। अच्छा जी, तो इसको अब मैं दे रहा हूं फ्लोट राइट। ठीक है, तो इसको राइट दिया तो अब ये राइट पे आ गया। अच्छा, अब फ्लोट करता क्या है कि अब इसके बाद से जो भी एलिमेंट आएगा ना सबको फ्लोट राइट करेगा और उसको इस तरह से इस्तेमाल करेगा। और इसने देखें इनलाइन भी कर दिया, इसको फ्लोट इनलाइन भी कर देता है और उसको बिल्कुल राइट की तरफ से लिखना शुरू कर देता है। ठीक है भाई, अगर दोनों को फ्लोट राइट दे दूंगा मैं तो देखते हैं क्या होता है। तो ये भी राइट पे आ गया। तो अब इसके अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो राइट से शुरू होगा। फ्लोट लेफ्ट दे देंगे तो सारा लेफ्ट से आ रहा होगा। अच्छा, तो इसलिए फ्लोट, अच्छा फ्लोट देखें अब इन्होंने लेआउट के लिए पहले यूज होता था ये कि यार अगर हमने इस तरह का कोई लेआउट बनाना है कि यार इस तरफ टेक्स्ट आ रहा हो, राइट तरफ थोड़ा सा उसका साइड बार वगैरह कुछ आ रही हो, तो उसके लिए फिर हम क्या करते थे, ये साइड बार वाली जो चीज है ना इसको फ्लोट दे दिया करते थे। ठीक है, मैं देखिए जैसे अगर मैंने ऊपर वाले डिफ को दे दिया फ्लोट, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह का आ रहा है ना। तो अगर मैं इसको दे दूं भाई आप विथ ले लो 70%। ठीक है भाई, तो जितनी भी 70% बनेगी वो ले लेगा और इसको मैं बोल दूं कि भाई आप ले लो बाकी का 30%। ठीक है भाई, 30% इसने ले लिया। तो देखिए अभी ऐसा लेआउट बन गया कि लेफ्ट साइड वाला जो ब्लू है आप इसके अंदर अपनी साइड बार डाल दें और राइट साइड पे जो आप अपना बाकी का कंटेंट डाल दें। दराज वगैरह में होता है ना, लेफ्ट साइड पे पूरा मेन्यू आ रहा होता है, फिर राइट साइड पे प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं। तो दो डिफ को हमने कंट्रोल किया और फिर इससे हम मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, ये इसलिए भी यूज़ करते हैं कि ई कॉमर्स की वेबसाइट होती है ना उसके अंदर अमाउंट होती है, वो एक फ्लेक्सिबल नहीं होती, मतलब वो बढ़ती रहती है, तो उसके लिए भी हम फ्लोट यूज़ करते हैं।
इसी तरीके जैसे कार्ल बॉक्स ने यूज़ किया है। किसके? ब्लॉक कोड। अच्छा ये बता रहे हैं क्या? द ब्लॉक कोड एलिमेंट इज फ्लोटेड टू द राइट एंड द पैराग्राफ। अच्छा ये बता रहे हैं, इन्होंने ये अप्लाई करके दिखाया है ब्लॉक कोड पे। हाँ सही। वो बताएंगे। यूजिंग फ्लोट टू प्लेस एलिमेंट्स टू साइड बाय साइड। अच्छा अभी हमने यही किया है कुछ, ठीक है। जो यहाँ पे बता रहे हैं क्या, 3 लेआउट, अगर आपके पास ऐसा लेआउट है जिसमें 3 कॉलम आ रहे हैं, 3 अलग अलग सेक्शन चल रहे हैं, तो आप तीनों को फ्लोट देके और विथ को कंट्रोल करके आप इस तरह से बना सकते हैं। देखिए फ्लोट लेफ्ट दिया हुआ है और विथ दी हुई है 230, तो तीनों सेम लाइन में भी आ गए। अच्छा फ्लोट को ना आपने क्लियर करना पड़ता है, वरना जब तक आप इसको क्लियर नहीं करेंगे तो ये फिर आगे वाले एलिमेंट्स को भी फ्लोट करेगा और इसको भी खराब करेगा। तो जब जहां आपको लगे यार फ्लोट वाला काम मेरा हो गया है और अब मैं ये नया एलिमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ नीचे, तो उस एलिमेंट को आप क्लियर की एक प्रॉपर्टी देंगे, क्लियर की प्रॉपर्टी देंगे और लेफ्ट राइट की जगह आप बोथ लिख देंगे कि भाई ऊपर जो भी एलिमेंट थे, अगर किसी के पास फ्लोट राइट था या फ्लोट लेफ्ट था, वो क्लियर हो जाए। अब से बगैर फ्लोट के काम स्टार्ट हो जाए। तो फ्लोट जो है ना, ये पूरी जो बॉडी है ना, उसका बिहेवियर चेंज कर देता है, ठीक है। तो जब इसको हम इसका यूज खत्म करते हैं ना, तो हम इसको क्लियर लाजमी कर देते हैं कि भाई क्लियर हो जाए, ताकि दूसरे एलिमेंट्स को आगे जो है वो खराब ना करे। तो ये सीन है इसका भाई। मिड में तो नहीं आएंगे ना, उसमें तो बस फ्लोट लेफ्ट राइट का सीन है। मिड में लाना है तो फिर आप वही मार्जिन ऑटो वगैरह करके लाएंगे। अच्छा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम बता दें कि भाई इस तरह के कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं, बॉर्डर दिया हुआ है और तो कुछ नहीं दिया हुआ है, इसको अगर ओवरफ्लो ऑटो कर देंगे तो इस तरह। अच्छा ये स्क्रॉल वगैरह मेरे ख्याल से कुछ ऐड कर रहे हैं, स्क्रॉल नहीं, ओवरफ्लो ऑटो में ये क्या कर रहा है कि जितनी हमारे पास बॉडी की विड्थ है उससे बढ़कर ही इसको ले रहा है, अगर ज्यादा टेक्स्ट आपके पास बन रहा है। क्रिएटिंग मल्टी कॉलम लेआउट विथ फ्लोट्स, ठीक है। तो ये सेम चीज जो अभी मैंने बनाई, ठीक है भाई। तो एक कॉलम हमारे पास ब्लू वाला हो गया और एक हमारे पास रेड वाला हो गया। अगर हम 3-4 कॉलम और चाहिए ना, तो सबको हम फ्लोट राइट करके विथ को डिवाइड कर दें आपस में, तो फिर वो मल्टी कॉलम लेआउट बन जाता है। जिस तरह देखें ये सामने जो आपको नजर आ रही है इमेज, इन्होंने क्या किया हुआ है, राइट साइड पे साइड बार वाली चीज करी हुई है और लेफ्ट साइड पे ये पूरा रखा हुआ है। तो अगर हम सेम यही काम इस पे करते तो यहाँ पे भी हो जाता। हम ब्लू को ज्यादा विड्थ दे देते और रेड को हम कम दे देते, तो वही वाला सेम लेआउट यहाँ पे बन जाता। स्क्रीन साइजेस, ठीक है, ये थोड़ा सा ओल्ड है क्योंकि तो ये पुराने चीजों की बताएगा। अब वैसे इतने सारा कुछ नहीं होता, बस 4-5 स्क्रीन होती हैं, उसको देखते हुए हम बनाते हैं वेबसाइट, तो हमारी वेबसाइट जो है वो टोटली रिस्पॉन्सिव बन जाती है। तो ये आईफोन 4 बोल रहे हैं कि यार कुछ इतना हो सकता है, इसकी रेजोल्यूशन जो इतनी हो सकती है, आईपैड की इतनी हो सकती है, तो थोड़ा स्क्रीन के बारे में आपको ये समझाना चाह रहे हैं। इसी तरह मैकबुक, आई मैक, जितनी भी स्क्रीन से सबका इन्होंने आपको बता दिया क्या साइज है। स्टैंडर्ड साइज जो है ना, आप गूगल करेंगे ना तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पता चलेंगे। 4 से 5 डिवाइसेस होती हैं, तो उसके बस आप उसको दिमाग में रखते हुए आप बना लेते हैं, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप ने अच्छे बनाया है। बूटस्ट्रैप जब आप यूज करेंगे ना, 992 पिक्सल होता है, 768 होता है, ठीक है। तो ये ऐसे है कि यार ये चेंज भी होते रहते हैं। अब जैसे बूटस्ट्रैप देखते हैं हमें क्या बता रहा है इसके। अभी हम बूटस्ट्रैप पढ़ नहीं रहे, सिर्फ स्क्रीन के साइज देख रहे हैं। लेआउट में ब्रेक पॉइंट्स, ये देखें भाई, ये इसने बताया है कि यार 576, 768, 992 और 1200, 1400। अच्छा ये बता रहे हैं कि यार 576 से नीचे की जो स्क्रीन है वो एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन होती हैं। इसी तरह 576 से ऊपर जो है वो स्मॉल होती हैं और 768 से ऊपर जो है वो मीडियम होती हैं, 992 से लार्ज होती हैं, 1200 से एक्स्ट्रा लार्ज, फिर एक्स्ट्रा लार्ज। तो पहले 4 होते थे सिर्फ, अब इसने डिवाइड कर दिए स्क्रीन, क्योंकि काफी आ गई है हमारे पास। पहले मोबाइल के हिसाब से होता था कि आईफोन, ये वो, तो मोबाइल, टैबलेट वगैरह ये नाम देते थे हम इसको।
अब नाम क्या दे दिया, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। तो इस तरह से कुछ ब्रेक पॉइंट्स होते हैं। अच्छा, अब ये ना कभी कभी भी कोई भी डिफाइन नहीं कर सकता कि आप जब एक वेबसाइट पर, ये तो इसने बना दी, अब आपने वेबसाइट बनाई, आपका यूजर कोई 1400 से भी बड़ी स्क्रीन लेके आ गया, तो आपको तो नहीं पता ना वो क्या किस पे चला रहा है आपकी वेबसाइट। तो इसको कभी भी कोई फाइनलाइज नहीं कर सकता कि यार ये होंगे, कुछ भी हो सकता है, आपको पता नहीं है कितनी स्क्रीन अवेलेबल है पूरी दुनिया के अंदर ना। तो बड़ी से बड़ी स्क्रीन भी हो सकती है, छोटी से छोटी भी हो सकती है, लेकिन हम इस लिमिट में रहते हुए अपनी वेबसाइट को बना देते हैं, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द स्क्रीन जो है ना वो इन साइजेस की होती है। तो अगर 1400 से ज्यादा है ना, तो हम लिमिट लगा देते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है वो 1400 के अंदर अंदर आ रही हो, बीच में आ रही हो, राइट साइड पे कुछ भी ना है, लेफ्ट साइड पे कुछ भी ना है, दोनों साइड पे स्पेस आ रहा हो, एम्प्टी, और हमारी वेबसाइट जो है वो सेंटर में नजर आ रही हो। जावास्क्रिप्ट का क्या सीएसएस है, तो स्टाइलिंग है, क्लिक होगा स्टाइलिंग का काम सीएसएस से होगा ना भाई। तो सारा आइकन्स यूज हो रहे हैं, ये एचटीएमएल का इनपुट है, जो अभी मैंने आइकन लगा के दिखाया है, इस तरह से आइकन लगा हुआ है इनपुट के ऊपर, ये नेविगेशन बार है, ठीक है। इसको आप लिस्ट के जरिए बनाएं और उसको इनलाइन दे दें तो वो ऐसी नजर आ जाएगी। तो वरना ये जो चीजें है ना, ये मेहनत मांगने वाली चीजें हैं, इसको बनाने में ना बहुत टाइम लगता है और बहुत मुश्किल भी है। तो ये वाली चीज हम क्या करते हैं, बनी बनाई उठाते हैं लाइब्रेरी को यूज करके, जैसे बूटस्ट्रैप ये आपको दे रहा है पूरा बना बनाया, तो बूटस्ट्रैप से हम उठा लेते हैं, दूसरी लाइब्रेरी से उठा लेते हैं। अच्छा, अब आप देखिए, जो लेआउट की बात मैं कर रहा था, दो तरह के लेआउट होते हैं, एक फिक्स विद लेआउट होता है, ये ज्यादा अच्छा होता है फिक्स विद लेआउट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपने एक लिमिट लगा दी कि भाई मेरी वेबसाइट जो है वो इतनी बड़ी है इस स्क्रीन के हिसाब से, अगर इससे ज्यादा बड़ी स्क्रीन हुई ना तो मेरी वेबसाइट जो है ना फिर भी इतनी साइज की नजर आएगी आपको, इससे बढ़ेगी नहीं। तो अब जिस तरह ये बूटस्ट्रैप है, इसको देखते क्या है, ये देखें, इसने एक लिमिट रखी हुई है, देखिए अभी तो ये रिस्पॉन्सिव चल रहा है, देखें रिस्पॉन्सिव हो रहा है ना, स्क्रीन के हिसाब से चीजों को एडजस्ट कर रहा है, ऐसा ही है। जब मैं इसको वही लार्ज स्क्रीन पे ले आता हूँ बहुत, तो इसने क्या किया, वेबसाइट को ले आया बिल्कुल सेंटर में, ठीक है भाई, इसने उसकी विड्थ को फिक्स कर दिया कि अब ये बोलता है भाई इससे बड़ी स्क्रीन को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, बस मेरी वेबसाइट इतनी बनी हुई है। क्या दिया हुआ है, अब फिक्स विड्थ दी हुई है ना इन्होंने, फिक्स विड्थ दी हुई है इसको, मिसाल के तौर पे कि भाई 1400 की इन्होंने फिक्स विड्थ दे दी कि भाई स्क्रीन चाहे जितनी भी बड़ी हो जाए यूजर की, मेरी वेबसाइट सेंटर में आ रही होगी। हाँ, कुछ ना कुछ तो दी हुई होगी भैया, भाई 1400 से अब दी हुई है। पता करना हो तो इंस्पेक्ट करके शायद मिल जाए ये क्या दी हुई। वरना ये बूटस्ट्रैप का ना कंटेनर होता है, कंटेनर की क्लास होती है बूटस्ट्रैप की, वो आ गया था 992। ये रहा देखें, ये रहा भाई, इसने 992 शायद दी हुई है इसने ना, कुछ ब्रेक पॉइंट बनाए। मैक्स विथ देखें, इसने ये दी हुई है भाई 1320 दी हुई, 1320 px दी हुई है, इससे बड़ी स्क्रीन पे इसकी वेबसाइट जो है वो सेंटर में नजर आएगी। ठीक है भाई, इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, सारे लिखे हुए हैं, लेकिन ये और लोग हैं, हो सकता है कुछ चीजें इसमें ऐसी लिखी हुई हो जो अब नहीं, गलत बात हो इस हिसाब से ना। लिक्विड लेआउट क्या होते हैं कि यार ये इनकी कोई फिक्स विड्थ नहीं होती, ये हर विड्थ पे एडजस्ट हो जाते हैं, चाहे जितनी बड़ी भी स्क्रीन हो जाए तो ये पूरी स्क्रीन पे फैल जाएंगे, ठीक है। अब इनको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, और इससे बेहतर जो है ना फिक्स विथ लेआउट रहता है वेबसाइट बनाने के लिए। फेसबुक को भी आप बड़ी से बड़ी स्क्रीन पे जब खोलते हैं तो फेसबुक की चीजें भी सेंटर में आपको नजर आ रही होंगी, तो इस वजह से फिक्स विथ ज्यादा प्रीफर करते हैं बनाने के लिए वेबसाइट को। एग्जाम्पल दी भी उन्होंने बना के, देखें क्या कहना है, ये दी तो मैं बूटस्ट्रैप की पूरी वेबसाइट दिखा दी, मैं खुद बना के दूं तो अभी जब इस तक पहुंचेंगे तो बना देंगे, ठीक है। अब जैसे मिन विथ मैक्स विथ पढ़ा था हमने, तो वही इसकी एग्जांपल है, देखें
अगर मैं यहाँ से इसको खत्म करूं, इसकी हम मैक्स विड्थ कर देते हैं कितनी, 100 करें, 100 तो बहुत छोटी हो जाएगी ना, 1200 कर दें। और मिन विड्थ इसको नहीं दे रहे भाई, इसको बोलते हैं मिन विड्थ आप ऑटो ले लो जितनी भी आपकी, ठीक है। और तो कुछ स्टाइलिंग नहीं दी हुई ना हमने, इसको हटा देते हैं। ये कहाँ चला गया भाई, फ्लोट राइट दिया है ना, इसको हटा देते हैं, मैक्स विड्थ दे दी, ठीक है। बाबा इसको दे देते हैं मार्जिन 0 ऑटो, तो ये आ जाएगा सेंटर में। अगर आप बड़ी स्क्रीन पे जाते हैं, देखें आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है। अगर आपकी स्क्रीन बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो आपकी वेबसाइट आ जाएगी सेंटर में, सिंपल ये है ये। बॉडी में देंगे तो पूरी वेबसाइट, आप बॉडी पे वैसे देते नहीं है, बैड प्रैक्टिस है। बॉडी के अंदर एक डिव बना है उसको देते हैं, और फिर वो जो डिव होगा ना वो आपका मेन कंटेनर होगा, उसके अंदर पूरी वेबसाइट पड़ी हुई होगी। तो इस तरह का कुछ होता है ये। तो अगर आप लिक्विड लेआउट बनाते तो आप इसको विड्थ को लिमिट देने के बजाय बोल देते भाई 100% हो। तो अब जितनी बड़ी भी वेबसाइट आ जाए ना तो ये ऐसा ही रहेगा, जितनी बड़ी भी हो जाए स्क्रीन। ये देखिए ये पूरी जितनी भी स्पेस है सारी कवर कर रहा है। तो इस वाले लेआउट को मैनेज करना मुश्किल है, और फिक्स विद वाला जो है उसको लीजिए। हमें पता है कि इससे बड़ी स्क्रीन पे हमारी वेबसाइट सेंटर में नजर आएगी, तो हम यहाँ से इसको रिस्पॉन्सिव करना शुरू करें, ठीक है। तो वो रिस्पॉन्सिव करना इजी रहता है फिक्स विद वाला। क्या कहना है भाई, पहले हमने इसको मैक्स विड्थ दी थी और फिर इसको वो दी थी। अच्छा भाई, आप ये एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि यार अगर आप इसको फॉलो करेंगे ना, इसको ध्यान में रखेंगे, तो आप बहुत अच्छी वेबसाइट बना सकेंगे, रिस्पॉन्सिव बना सकेंगे। ये बोल रहा है कि आप पॉसिबल लेआउट अगर आप देखें तो 960 पिक्सल वाइड अगर आपके पास है, या जितना भी बड़ी स्क्रीन है, तो आप उसको ना 12 कॉलम की ग्रिड में डिवाइड कर दें, ठीक है भाई। कि मेरे पास अगर 940 पिक्सल की स्क्रीन है तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 12 में, ठीक है भाई। तो इससे अगर मैं अब बात करूं, मुझे एक लाइन में 2 डिव दिखाने हैं, 2 सेक्शन दिखाने हैं, तो 940 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 460 का मैं एक बनाऊंगा, 460 एक को विद दूंगा, 460 एक को विद दूंगा, तो 2 नजर आएंगे। अगर आपने एक लाइन में 3 सेक्शन दिखाना है तो 300। अच्छा थोड़ी सी ना स्पेस की भी जगह छोड़नी है, ये स्पेस जो बीच में आ रही है ऐसे पूरा आप दे दें। तो अगर आपको एक लाइन में 4 दिखाना है तो 220, एक लाइन में अगर आपको 6 दिखाना है तो 140, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है कि थ्योरी वाली बात है कि अगर आप थोड़ा इसको सोचे कि यार हमारे पास 940 के साइज की स्क्रीन है और उसको ध्यान में रखते हुए आप काम करें ना, तो ग्रिड को सोच लें आप कि यार 940 की स्क्रीन है, अगर एक लाइन में मैं 2 डिव दिखाऊंगा, एक लेफ्ट पे और एक राइट पे, तो मैं दोनों का हाफ हाफ विड्थ देके दोनों को, एक को लेफ्ट पे कर दूंगा और एक को राइट पे कर दूंगा। तो ये इसी तरह का कुछ लेआउट होता है हर वेबसाइट का। जिस तरह आपको ई कॉमर्स खोलने हैं तो उसमें प्रोडक्ट सारे होते हैं, किसी ने एक लाइन में 3 दिखाए हुए हैं, किसी ने एक लाइन में 4 दिखाए हुए हैं, किसी ने एक लाइन में 6 दिखाए हुए हैं। तो वो अलग अलग रिक्वायरमेंट के ऊपर बात है। अमेजोन पे आप देखेंगे तो एक लाइन में मेरे ख्याल से ज्यादा नजर आते हैं, दराज पे देखेंगे तो उस पर कम नजर आते हैं। तो इस तरह से हर वेबसाइट का एक अपना लेआउट होता है, ठीक है। हर वेबसाइट जो है सेम लेआउट पे नहीं बनती, वो उस पे जो सूट करता है, जो जिसपे उस पे जो अच्छा लगे वो लेआउट उस पे फॉलो होता है और उस पे फिर वो रिस्पॉन्सिव बन जाती है। लेकिन ये वाली अगर चीज हम ध्यान में रखेंगे ना तो हम अच्छे से अच्छा बना सकते हैं अपनी वेबसाइट के लेआउट को, ठीक है भाई। तो अगर 6 चाहिए थे 140, इससे ज्यादा चाहिए नहीं होंगे कभी, ठीक है। कभी ऐसा नहीं होगा इससे भी छोटा हम एक डिव बना दें, एक लाइन में 10 डाल दें या पूरे 12 डाल दें, तो वो बहुत अजीब ही लगना शुरू हो जाएगा। इसी तरह आप इनको डिवाइड भी कर सकते हैं कि यार ऊपर जो आपने 2 रखे थे तो दोनों को सेम विड्थ नहीं दी, एक को थोड़ी कम दी और एक को ज्यादा दे दी। मिसाल साइड बार वाली चीज बना रहे हैं आप, लेफ्ट साइड पे साइड बार है, राइट साइड पे पूरा आपका जितना भी कंटेंट है वो आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, साइड बार वाले को कम विड्थ देंगे और बाकी जितनी भी बचेगी लाइन के अंदर वो सारे उसको दे देंगे राइट साइड वाले को। तो इस तरह वही अलग अलग लेआउट होते हैं सारे।
CSS फ्रेमवर्क्स ये आपको बता रहे हैं भाई, CSS फ्रेमवर्क एम टू मेक योर लाइफ इजियर बाय प्रोवाइडिंग द कोड फॉर कॉमन टास्क। ठीक है, तो ये वाली कौन सी बात हो रही है कि आप बूटस्ट्रैप यूज करें और दूसरी जो फ्रेमवर्क्स लाइब्रेरीज हैं CSS की वो यूज करें, तो वो क्या करेंगे, आपकी लाइफ को इजी बना देंगे और बनी बनाई चीजें आपको देंगे, जिससे आप अपनी वेबसाइट का लेआउट, जैसे बूटस्ट्रैप अभी हम देखेंगे लेआउट बना बनाया हमें देगा, जो कि बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है भाई, देखिए वो एक ग्रिड वाले एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे, करके भी दिखा रहे हैं आपको ये। ठीक है भाई, ये हो गया, ये तो स्टाइल है हैकाथॉन के अंदर, हाँ उठा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा भाई, मल्टीपल स्टाइल शीट्स, तो अगर आपके पास एक से ज्यादा CSS की फाइल है तो क्या करेंगे, लग सकती है HTML में, जिस तरह आपने ये style.css लगाई। ठीक है भाई, तो उस तरह आप ये index.css भी लगा दें, मतलब एक HTML पेज के साथ मल्टीपल स्टाइल शीट कनेक्ट कर दें। दूसरा तरीका आप इसका ये है कि यार आपने एक स्टाइल बनाई और ये इंपोर्ट को यूज करके इसको CSS के अंदर जाके इंपोर्ट करवा दें आप। इंपोर्ट एक CSS का कीवर्ड है, इसमें URL दे दें आप किसका, दूसरी CSS की फाइल का। तो HTML में आप सिर्फ एक लगाना पड़ेगी स्टाइल, जबकि दोनों स्टाइल एक दूसरे से कनेक्टेड है और वो इससे HTML पे अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, या तो ये करें, या दूसरा वाला काम क्या है, मल्टीपल लिंक्स लगा दें, ये वाला मल्टीपल स्टाइल शीट लिंक, दोनों में से कोई भी कर लें, दोनों सही है अगर आपकी मल्टीपल हैं तो, वरना अगर एक ही है तो मसला नहीं। वैसे इसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि अगर आपके 10 पेज है ना, तो 10 पेज की आप अलग अलग स्टाइल बना दें। ठीक है, तो वो अलग अलग पेज के हिसाब से अलग अलग स्टाइल शीट बनी हुई होगी, हर पेज के साथ एक। अच्छा, ये जरूरी नहीं है इसके अंदर जो है ना CSS की फाइल बुला रहे हैं, बोलिएगा कौन सी CSS की फाइल? CSS की फाइल इंपोर्ट से जो है ना फॉन्ट फैमिली भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर एक्सटर्नल, जो कि आपके ब्राउजर के ऊपर सपोर्ट नहीं कर रही, जैसे पॉपिन जैसा रोज ने बताया था, तो अपनी फोल्डर के अंदर डाल के इंपोर्ट के उससे URL से आप उसको भी गेट कर सकते हैं, फिर अपने उसके अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, बताया था, गूगल भी आपको बताता है, जो गूगल फॉन्ट आप जाके उठाते हैं तो इंपोर्ट करता है फॉन्ट को, तो वो भी कर सकते हैं। लिंक तो देखिए HTML का एलिमेंट है ना वो लिंक, दोनों सेम, हाँ काम वही कर रहे हैं कि इंपोर्ट कर रहे हैं CSS। इंडेक्स में यूज किया, डिपेंड करता है ना यार यूज केस के ऊपर। अगर आपने वेब स्क्रैपिंग की है, index.css की फाइल की है, तो वहाँ पे सपोर्ट कर रहा है @ से इंपोर्ट के ऊपर। अगर HTML की फाइल की है तो वहाँ पे सपोर्ट करता है लिंक का टाइप, तो वो उससे होगी। हाँ बोलिए। इंडेक्स के ऊपर 2 शीट्स की फाइल लगाई, ठीक है, अब कोई भी बंदा क्रैक करेगा, दोनों निकल जाएंगे, उसके बाद पूरा कोड चलेगा। हाँ अगर हमने एक लगाई है इंडेक्स के अंदर एक, हाँ, तो वो अगर आप सारी फाइल ही गेट करोगे ना, एक तो नहीं करोगे ना स्पेसिफिक, index.css की करोगे ना, उसके साथ style.css की भी करोगे, क्रैक तो वो भी हो जाएगी, बात एक ही है। बात तो एक ही है ना। कोई तरीका नहीं है इसको सिक्योर करने का। काफी सारे हैं, आहिस्ता आहिस्ता। देखिए सिक्योरिटी पे जब बात करते हैं, जब हम एक चीज बनाना सीख जाते हैं तो सिक्योरिटी पे भी आएंगे, क्या आप अपनी वेबसाइट को सिक्योर कैसे बनाएंगे कि कोई भी आके इसको। डिफरेंट चीज़ें SSL लगाते हैं आप, वो पेड होता है, उससे आपके अटैकिंग जो है ना, साइबर अटैकिंग रुक जाती है एक तरीके से, वो डिफरेंट है, आगे चलेंगे तो फिर इंशाल्लाह। देखो होने को तो सब हो जाता है, आप पेड कर रहे हो ना किसी चीज़ को तो उसका एक लाइसेंस होता है, कंपनी को आप पैसे दे रहे हो तो पेड कर रहे हो तो लाइसेंस होता है, तो कंपनी उसकी वो होती है, बेनिफिशरी होती है कि अगर ये कुछ हैक हो गया, बैंकिंग सेक्टर की एप्लीकेशन हो गई, तो उसके अंदर उनकी अपनी होती है, ऐसे नहीं है कि आप हैक कर सकते हो। तो इंशाल्लाह भाई इस चीज पे भी बात करेंगे। आपकी क्लास में ही आपके क्लासमेट है बासित भाई, वो आपको इंशाल्लाह साइबर सिक्योरिटी का थोड़ा सा बताएंगे। ठीक है, तो ये अलग पूरी फील्ड है ना। ठीक है भाई, कौन है भाई बासित भाई, अपनी शक्ल दिखा दें भाई सबको, है या नहीं है भाई, बैठे हुए।
चलो चलो बस बस बस, आगे देखो। ठीक है, तो इंशाल्लाह थोड़ा सा इंट्रो आपको दे देंगे, लेकिन ये सब चीजें थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता भाई, कि इतना खाना खाना है जो हजम हो जाए। सारा एक साथ खा लेंगे ना तो फिर कुछ भी नहीं फायदा होगा। अच्छा भाई, चैप्टर नंबर 16, ये तो हजम हो ही जाएगा, ये तो एचटीएमएल है। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है ना वो बैकग्राउंड इमेजेस से रिलेटेड है, और हमारे पास 10 मिनट है तो ये हम कवर कर सकते हैं, और उसके बाद फिर बाकी जो बचेंगे फिर वो नेक्स्ट क्लास में। सही है भाई? इसमें क्या है, कंट्रोलिंग द साइज ऑफ इमेजेस इन सीएसएस। ये क्या बता रहा है, हाइट विड्थ दे दो, इमेज का साइज कंट्रोल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज पढ़नी है। तो इसमें क्या हो रहा है पढ़ने में, ये बोल रहा है कि इमेज को आप विड्थ दो, हाइट दो, इमेज का साइज कंट्रोल हो गया। और ये अलाइनिंग इमेजेस इन सीएसएस में बता रहा है कि आप उसको मार्जिन ऑटो कर दोगे वो भी सेंटर आ जाएगी, उसको टेक्स्ट लाइन करोगे तो इमेज सेंटर आ जाएगी। वही जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है वो बताएगा सिर्फ कि ये आप इमेज पे भी लगा दो। पढ़ने वाली जो चीज है वो बैकग्राउंड इमेज है सिर्फ इसमें, बस और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। देखिए भाई किस तरह कंट्रोल किया हुआ इमेज का साइज, विद और हाइट, ऑलरेडी आता है आपको। अलाइन किस तरह किया हुआ है, मार्जिन राइट, फ्लोट दिया हुआ है, फ्लोट आपने ऊपर देखा अभी। अच्छा, इसी तरह इमेज को भी अगर आप कोई विड्थ दें और उसको भी मार्जिन ऑटो वगैरह करें तो वो भी सेंटर में भी आ सकती है। तो ये इसकी अलाइनमेंट हो गई। ये देखें 0 पे ऑटो दिया हुआ है तो इमेज आपकी सेंटर में आ गई। बैकग्राउंड इमेज, देखिए 2 टॉपिक ऐसे ही निकल गए। बैकग्राउंड इमेज एक बहुत अच्छी चीज है जो आप अपने पेज के बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं, और इससे वेबसाइट थोड़ी सी और अच्छी लगना शुरू हो जाती है। ठीक है भाई, तो ये कैसे लगाते हैं आप। अच्छा, अगर आपको ये पूरे पेज पे दिखाना हो ना तो आप फिर ये भले बॉडी पे लगा दें। अगर पूरे पेज पे मतलब जितना भी आपका जितना भी बड़ा पेज है सब पे दिखाना है तो आप बॉडी पे लगा दें। और अगर आपने किसी स्पेसिफिक सेक्शन पे लगाना है कि यार ऊपर मेरा एक डिव बना हुआ है, इसमें ये कुछ कंटेंट मैंने लिखा हुआ है, सिर्फ बैकग्राउंड इमेज जो है ना इसके पीछे नजर आए, तो आप फिर उस डिव पे लगाएंगे। तो अभी मैं आपको बॉडी पे लगाना बता देता हूँ, फिर आप डिव पे जो है वो इसी तरीके से लगा सकते हैं। बॉडी पे अगर हम बोले हैं कि बैकग्राउंड इमेज लगा दो तो हम इसको देंगे URL। तो बैकग्राउंड इमेज पे हम क्या दें, इसको मिसाल के तौर पे हम सर्च करते हैं ग्रेडियंट बैकग्राउंड, या इमेज कुछ भी हो सकती है, ग्रेडियंट ना हो, कुछ भी आप लगा दें। ठीक है, तो फिलहाल इसी तरह के हम लगा दें ताकि अच्छा लगे। तो ये गोला गंडा टाइप थोड़ा लगाते हैं। ठीक है भाई, तो ये अप्लाई हो गया। अच्छा, अब इसमें एक चीज होती है कि अगर आपका बैकग्राउंड इमेज आपकी देखें बड़ी थी तो ये 100% पे बिल्कुल छोटी सी नजर आ रही है। इसका जो कॉर्नर वाली चीज है ना सिर्फ वही, उसी ने हमारे पूरी स्क्रीन को कवर कर लिया। तो इसकी कुछ चीजें होती हैं जो हम इसकी जो अलाइनमेंट वगैरह है उसको सेट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपकी इमेज बैकग्राउंड के हिसाब से काफी छोटी है, मतलब बैकग्राउंड आपका बहुत बड़ा है साइज उसका और इमेज बहुत छोटी है, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, CSS उसको रिपीट कर देता है इमेज को बार बार, तो फिर पूरे बैकग्राउंड को कवर कर लेती है वो। तो बैकग्राउंड रिपीट की एक प्रॉपर्टी है, अगर आप चाहते हैं रिपीट करवाना तो रिपीट इसका डिफॉल्ट होता है। अगर आप चाहते हैं वो रिपीट ना हो तो आप इसको लिख देते हैं नो रिपीट। और अगर आप चाहते हैं सिर्फ हॉरिजॉन्टली रिपीट हो तो रिपीट X, अगर आप चाहते हैं वर्टिकली रिपीट हो तो रिपीट Y। ठीक है, तो रिपीट वाली चीज क्या आती है कि इमेज छोटी है, इमेज खत्म हुई, दोबारा वही सेम इमेज आ गई, दोबारा वही इमेज आ गई, दोबारा वही इमेज आ गई। तो इस तरह से पूरे में वो कवर हो जाता है, बिल्कुल टाइल्स की तरह ऐसा ही होता है। लेकिन अगर वो इमेज ऐसी है कि आपने अपनी पिक्चर लगाई है बैकग्राउंड पे, वो रिपीट होके आ रही है तो सब जगह आप ही नजर आ रहे होंगे, इतना अजीब सा लगेगा। कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन वो ठीक नहीं लगती फिर। अच्छा, बैकग्राउंड अटैचमेंट जो है ना फिक्स्ड और स्क्रॉल, कि आपकी जो इमेज है वो स्क्रॉल के साथ बैकग्राउंड जो है वो नीचे जाता रहे या वो फिक्स्ड हो जाए एक जगह पे। ठीक है, ये कुछ ब्राउजर पे सपोर्ट होता है, कुछ पे नहीं हो सकता है। क्रोम पे जब आप लगाएं तो ये नहीं चले। बैकग्राउंड पोजीशन से आप ये सारी चीजें कवर कंट्रोल कर सकते हैं, उसका साइज, सॉरी बैकग्राउंड पोजीशन इसकी पोजीशन और बैकग्राउंड साइज से उसका साइज। पोजीशन से क्या होता है कि अगर आपकी इमेज छोटी है, जैसे कोई देखें फ्लावर की इमेज है, आप वही छोटी इमेज है, ये बिल्कुल ऊपर टॉप पे जा रही होती, और अगर इसको आपने
नो रिपीट नहीं दिया होता तो ये रिपीट होते होते पूरे पे कवर हो जाती। तो यहाँ पे इसने स्टाइल दिया इसको नो रिपीट, और पोजीशन पे इसने कहा 50% बाय 50%, मतलब टॉप से भी 50% और लेफ्ट से भी 50%, तो आपकी इमेज जो है बिल्कुल सेंटर में आ गई। अगर आप 50% नहीं देते तो आपके पास ये सारी प्रॉपर्टी है, या तो लेफ्ट टॉप दे दें तो आपकी बैकग्राउंड इमेज जो है वो टॉप लेफ्ट पे चली जाएगी, लेफ्ट सेंटर देंगे तो लेफ्ट सेंटर पे आ जाएगी, सेंटर टॉप सेंटर सेंटर, इस तरह से ये सारी वैल्यूज इसने दी हुई है। तो आप अपनी बैकग्राउंड इमेज को बैकग्राउंड में कहीं पर भी घुमा सकते हैं पूरा, अगर वो इमेज छोटी है। ठीक है भाई, इसके अलावा बैकग्राउंड साइज भी होता है। अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड साइज आपको देख के दिखाऊं, इसको बोलता हूँ अगर 100px, तो देखते हैं क्या करता है। इसने बैकग्राउंड इमेज छोटी कर दी और इसने करा क्या, उसको रिपीट कर दिया। अच्छा अगर मैं इसको अच्छा थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसको 300 तक, और इसको मैं बोलता हूँ कि भाई बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, एक आ गई। ठीक है, अच्छा अब इसको बैकग्राउंड पोजीशन, अगर हम इसको बोल दें कि भाई आप आ जाओ सेंटर और सेंटर, तो अब इसका जो सेंटर बन रहा था ना मेरे ख्याल से ये इसके डिव के पीछे चली गई, तो इस वजह से यहाँ नहीं। अच्छा इसको अगर इस तरह से दें जिस तरह उसने बताया हुआ था कि भाई 50%। अच्छा ये नीचे क्यों नहीं आ रही, क्योंकि बॉडी की जो हाइट है ना वो फिक्स नहीं है, क्योंकि हाइट पे अलाइन करना हो ना, तो मैंने आपको पहले बताया था कि यार हाइट फिक्स नहीं होती। अगर हाइट पे आपने अलाइनमेंट करनी है किसी भी चीज की, तो पहले हाइट को फिक्स करना होगा फिर वो अलाइन होगी, तो इस वजह से ये आपको शो नहीं हो रही। बैकग्राउंड इमेज की ओपेसिटी बिल्कुल कम हो सकती है, इसके काफी सारे तरीके हैं। ठीक है, अच्छा बैकग्राउंड इमेज जो है ना वो सिर्फ CSS से नहीं लगा सकते, आप HTML से भी लगा देते हैं। अगर आपने उसकी ओपेसिटी वगैरह कम करनी है अपने हिसाब से बनानी है, तो आप इमेज रखें, इमेज को फुल करें, ओपेसिटी कम करें, और इमेज के ऊपर जितना भी कंटेंट है एब्सोल्यूट करके उसके ऊपर ले आए, या इमेज को एब्सोल्यूट करके उसको पीछे ले जाए, जो आसान रहे। तो इस तरह HTML से भी लगी हुई होती है बैकग्राउंड इमेजेस, सिर्फ CSS से नहीं लगाते हम। अब देखिए भाई इसमें ना यही वाली बात होती है कि यार आपने एक कार की इमेज लगाई है बैकग्राउंड पे, बहुत बड़ी कार है, लैंडस्केप में नजर आ रही है, डेस्कटॉप पे अच्छी चल रही, जब आप मोबाइल पे खोलेंगे तो वो कार कैसे नजर आएगी, वो कट हो जाएगी या तो। ठीक है, या आपको उसको खुद से कंट्रोल करना पड़ेगा कि यार अगर मोबाइल स्क्रीन पे यूजर आए तो ये इमेज हट जाए कोई दूसरी आ जाए, या तो ऐसे उसको कंट्रोल करना होगा, या उसके बैकग्राउंड साइज को कंट्रोल करना होगा कि यार वो थोड़ी सी छोटी हो जाए और सेंटर में नजर आ जाए, तो इस तरह हमें कंट्रोल करना होता है। नहीं, इसका एक और तरीका भी होता है, डिजाइनर अगर होता है ना तो उसकी हाइट और वेट, अगर जो कस्टम इमेज डिजाइनर बनाता है उसका भी साइज छोटा हो जाता है। मतलब अगर 100 फीट की एक इमेज बना रहे हो वेबसाइट के ऊपर, तो उसको मीडिया क्यूरी से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर छोटी वाली इमेज दूसरी इमेज दिखा दोगे विद द हेल्प ऑफ मीडिया क्यूरी। तो साइजेस 3-4 इमेजेस भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपका लोगो है मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आप छोटा दिखाना चाह रहे हो तो आप दूसरी इमेजेस को यूज़ करके दिखा दोगे। उसी की तरीके से तो होगा ना, मीडिया क्यूरी में यही आप ब्रेक पॉइंट देते हो अपने मैक्स इस पे नहीं होता, मैक्स अगर आप देंगे ना तो फिर HTML से लगाएं बैकग्राउंड इमेज HTML से लगेगी, फिर वो पोजीशन एब्सोल्यूट होके पीछे चली जाएगी, उस पे मैक्स लग जाएगा, CSS वाली पे मैक्स नहीं लगेगा। अच्छा इस तरह भाई ये बताना है आप बटन पे या HTML के किसी भी एलिमेंट पे इस तरह बैकग्राउंड इमेज दे सकते हैं। अच्छा बैकग्राउंड इमेज ग्रेडियंट ये बहुत जबरदस्त चीज है। ठीक है, आप ये ना वही वाली चीज जैसे शेडो होते हैं ना, कि हम खुद से अच्छा नहीं बना सकते, लेकिन इसके टूल होते हैं जिसके जरिए हम ये पूरा ग्रेडियंट कलर बना देते हैं। ठीक है, तो आप मैं अगर जैसे सर्च करूं CSS ग्रेडियंट, ठीक है, तो ये देखें CSSgradient.io, ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे ना आप बना सकते हैं ग्रेडियंट जो भी आपने बनाना है। तो आप जैसे पहले कलर हमने डिसाइड किया भाई कलर हम क्या रखना है, ठीक है, इसके अलावा कितना शेड हमें डार्क का रखना है, कितना इसको हमने लाइट का रखना है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ होता है ये। ठीक है, बाकी इसमें देखिए काफी सारे ऑप्शन दिए हुए,
और इसको देखें, ये भी आ रहा है कि इसको किस तरह सेट करना है, डिग्री भी आ रही है इसकी, ये देखें, और बड़ा ही कोई अच्छा सा हमने बना दिया इसको। ठीक है, जो इसके क्योंकि बने बनाए होते हैं ना, ये ज्यादा बेहतर रहता है। ये देखिए, ये ज्यादा अच्छा लगेगा अगर हम इसको यूज करें। अगर ये वाला हमें यूज करना है तो इसमें ये बता रहा है कि यार हमने 3 कलर मिक्स करके बनाया है ये ग्रेडियंट। इसको यूज कैसे करें भाई, इसने ये देखें बना के दे दिया। कॉपी करें, CSS में आके इसको आप कर दें पेस्ट। अच्छा, अगर ये ना चले तो इसने इसका फिक्स कलर भी दिया हुआ है बैकग्राउंड। ठीक है भाई, चल गया भाई। अब ये कोई इमेज नहीं है, ये ग्रेडियंट है जो हमने बनाया। ठीक है भाई, तो इस तरह से ये भी हम बना सकते हैं। और ये भी बहुत चल रहा है आजकल, बटन्स इस तरह के आ रहे होते हैं। जैसे इंस्टाग्राम पे मेरे ख्याल से ज्यादा ये वाली UI है ना, ग्रेडियंट वाली। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, इमेज, बैकग्राउंड इमेज और उसके अंदर ग्रेडियंट। कंट्रास्ट के बारे में आपको बता रहा है ये, जो कि पहले भी बताया था, हाई कंट्रास्ट, लो कंट्रास्ट स्क्रीन। ठीक है, तो इसको देखते हुए CSS से अगर इमेज दें, इसकी ओपेसिटी कम नहीं होगी, फिर आपको एक डिव वगैरह बना के उसके पीछे रखना होगा, उसकी ओपेसिटी कम करनी होगी, ताकि उससे पता चले कि इमेज की ओपेसिटी भी कम हो गई है। ठीक है भाई, वैसे इसके अंदर बैकग्राउंड ओपेसिटी के नाम से ना कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, बैकग्राउंड ओपेसिटी नहीं होगी। क्या लेता है? बैकग्राउंड आखिरी वाले 8 GB के अंदर ना शायद कुछ भी लेता है। नहीं, कलर की नहीं, इमेज की बोल रहे हैं ना वो। अच्छा, इमेज की अगर आप कलर की तो दे सकते हैं RGBA के अंदर डाल के। आप इमेज की आप किस तरह देंगे, क्या इमेज आपने लगा दी, फिर HTML में जाके एक डिव बनाएंगे, डिव को इमेज के ऊपर रख देंगे और उसका कलर ऐसा कर देंगे कि वो इमेज को ब्लर कर दे। ठीक है भाई, मतलब ब्लैक कलर कर दें और RGBA देके और उसकी ओपेसिटी कम कर दें और उसको इमेज के ऊपर रख दें। तो इस तरह से कुछ हो सकता है, करके दिखा दें। अच्छा जी, एक बनाते हैं हम डिव। क्या हो गया, क्यों भाई? अच्छा भाई, मेन को मैंने कहा भाई आप विड्थ ले लो 100% और हाइट ले लो आप 100 VH और बैकग्राउंड आप ले लो इमेज। बैकग्राउंड इमेज पे हम इसको देते हैं, क्या दें? ये देते हैं इस पे, लेकिन वो आ रहा है ना वाटर मार्क। इसके अलावा ये दे देते हैं। ठीक है भाई, पहले देखते हैं कैसी नजर आ रही है। ठीक है भाई, तो ये ऐसी नजर आ रही है, इसको 100 पे कर देते हैं। अच्छा जी, तो इसका ना एक और चीज होती है, बैकग्राउंड साइज, ऑटो, कंटेन और कवर। तो ऑटो डिफॉल्ट होता है, कंटेन ये होता है कि पूरी इमेज आपको शो होगी, बैकग्राउंड भले जितना भी हो, इमेज आपको पूरी शो होगी और बाकी जितनी बचेगा वो रिपीट हो जाएगी। कवर ये होता है कि उसको बैकग्राउंड पे पूरा कवर कर देता है इमेज को आपकी, इस तरह से फुल इमेज नजर आएगी किसी भी तरह आपके पे, उस पे बैकग्राउंड पे। ठीक है, तो कवर ज्यादा सही रहता है कि अलग अलग साइजेस देने के बजाय ना, ये 2-3 अच्छी वैल्यू है, ये आप यूज कर लेते हैं। ठीक है भाई, अच्छा आप चाह रहे हैं इसकी ओपेसिटी कम करना, तो आप क्या करेंगे, एक और टिप बनाया आपने। ठीक है भाई, इसका नाम आप बॉक्स रख दें, चले, या कुछ और स्टाइल नहीं दिया वो, मेन वन या भी, तो फिलहाल कुछ भी रख देते हैं। चलो, मैं यहाँ पे आया, इसको भी मैंने दी सेम विद और सेम हाइट। ठीक है भाई, इसको मैंने दिया बैकग्राउंड कलर RGBA। ब्लैक कलर क्या होता है इसमें, 0, ऐसा ही है, 0.5 और इसको हम दे रहे हैं पोजीशन एब्सोल्यूट। अच्छा, ये नीचे चला गया, पेरेंट तो है ही नहीं ना।
इसको बोला टॉप से इसको 0px कर दो, ठीक है। तो अब ये ब्लर वाला जो कलर है ये हमें थोड़ा सा निकालना होगा ढूंढ के, या हम इसी को करेंगे तो थोड़ा सा ये ब्लैक शेड में ब्लर होगी कुछ इस तरह से। और अगर आपने वो वाला ब्लर करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको ओपेसिटी दें, तो लेकिन बात एक ही होगी। लेकिन कलर, आप कलर का शेड ऐसा डालें ग्रे, तो उसको ब्लर कर देगा। वाइट, अच्छा इसको अगर वाइट में कर देना तो हो सकता है काम कर दे हमारा। वाइट की क्या होती है वैल्यू पता है में? इसमें 1.5 ज्यादा हो गया, चलो ठीक है भाई, ब्लर हो गई। लिफ्ट पे कौन सी ऑपोजिटी? वो तो बैकग्राउंड से ही हमने काम कर लिया ना, उसकी जरूरत नहीं है। बैकग्राउंड से हमारा काम हो गया, बैकग्राउंड कलर को हमने वो कर दिया तो इमेज भी हमारी वो हो गई। तो आप जितनी भी चीजें हैं वो आप इसके ऊपर बनाएंगे तो खुद ही बैकग्राउंड इमेज हमारी ब्लर आ रही होगी। सही है भाई, बहुत है इतना, या पढ़ लें आगे? बुक खत्म कर देते हैं ना यार। अच्छा, HTML5 का लेआउट बताएगा, ये कुछ नए एलिमेंट्स आपको बताएगा सेक्शन बनाने के लिए, तो अच्छी बात है ना यार। 17, 18 और 19 3 चैप्टर तो है, और तीनों थ्योरी है, कुछ भी नहीं है। चलो खैर है, फिर इसको नेक्स्ट क्लास में रखते हैं, ठीक है भाई। और असाइनमेंट में आपको क्या दें? आपको अल्लाह हाफिज दें। असाइनमेंट में आप बनाएंगे एक वेबसाइट, मैं आपको बता रहा हूं, ये एक वेबसाइट है पूरी कंप्लीट, इसका फ्रंट पेज बनाना है पूरा, बहुत आसान है, 1 महीना दे दें। हाँ तो नेक्स्ट क्लास में नहीं दूंगा ना असाइनमेंट, फिर इसको बनाते नहीं, पढ़ते नहीं, बनाते नहीं, ठीक है भाई। बहुत आसान है ये, दूसरी वेबसाइट से काफी इजी है, ठीक है। लिंक मैं आपको दे दूंगा गूगल क्लासरूम में, इसको बनाना स्टार्ट करें। देखिए इसमें सब आता है, आपको आराम से बना सकते हैं आप। इसमें ये लोगो लगा हुआ है, ये हेडर बना हुआ है, ये जो नेविगेशन आ रही है यूएल यूज कर लेंगे, यूएल एलआई, उसको इनलाइन कर देंगे तो ये ऐसे आ जाएगी। स्पेसिंग दे देंगे उसमें, मार्जिन वगैरह देके तो वो थोड़ी सी स्पेसिंग आ जाएगी। रिस्पॉन्सिव नहीं बनाए, भले मोबाइल पे कैसी भी नजर आए लेकिन वेब पे अच्छी नजर आए। इसी तरह भाई ये 2 बटन बने हुए, गेट फ्रेंचाइज और ऑर्डर ऑनलाइन का, इसको बॉर्डर रेडियस देके इसको थोड़ा सा राउंड किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये जो एरो का आइकन है, जिस तरह आज मैंने आपको बताया पोजीशन देके, ये ऐसे हुआ है, ये भले आप पूरी एक इमेज लगा दें, इमेज के ऊपर ये ऑर्डर ऑनलाइन वाला बटन एब्सोल्यूट करके लगा दें, ठीक है भाई। इसके अलावा ये बना हुआ, ये कैसे बनेगा? एक बनेगा, बाकी 2 कॉपी पेस्ट रहेंगे, बाकी ये फॉन्ट अच्छा सा लग जाएगा सॉल्टेड पेपर का। इसमें देखिए काफी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जो अभी पढ़ा है आपने, सारी चीजें वही आ रही हैं इसमें ना, ऐसी वेबसाइट है। नहीं मैंने नहीं बनाया, ये सॉल्टेड पेपर कंपनी है ना, नहीं पता इसका, तो उनकी वेबसाइट है, इनके काफी सारी चीजें होती है ना, इनके प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ठीक है। तो ये बड़ा आसान करके इन्होंने बनाया हुआ, देखें रेस्टोरेंट है, बल्कि इसके बिस्किट्स भी तो आते थे शायद, ये वो नहीं है, वो नहीं है, कुछ और है। चल तो फुटर कैसे बनाएंगे? फुटर इसका बड़ा आसान है, लास्ट में तो भाई इमेजेस हैं 4-5 इमेजेस हैं सेम लाइन में आ रही। फुटर के लिए 4 कॉलम बन जाएंगे अलग अलग, एक में लोगो टेक्स्ट आ जाएगा, एक में यूएल की लिस्ट आ जाएगी, दूसरी में भी यूएल एलआई की लिस्ट है, तीसरी में आप जो है वो एक में 3 आइकन और दूसरी में इमेजेस, इस तरह से आप पूरा फोल्डर बना देंगे। अच्छा, जितना आपने पढ़ा है ना उस हिसाब से ये आराम से बन सकती है, अगर आप इस पर थोड़ा टाइम लगाएंगे और मेहनत करेंगे तो बन जाएगी और अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। सही है, लिंक मैं क्लासरूम में दे देता हूँ, पूछ लिएगा, कोई मसला नहीं, क्लास में भी देख लेंगे, कोई चीज मसला नहीं है, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अल्लाह हाफिज। टाइम आपके पास 4 दिन है, 4 दिन में तो सही है, फ्रंट पेज है तो बनाना है।